Okay, let's start with your strategic cost management CA final new syllabus RTP questions. So इस RTP के बारे में मैं क्या कहूँ, इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पे जो पुराने ICA मैट में थे, पुराने मतलब आपके न्यू सिलेबस के, वही डाले। तो वो क्वेश्चंस मैं स्किप कर जाऊंगा, ओके। और कुछ एकदम ऐसे डाल दिए जो दूर दूर तक इंस्टीट्यूट मैट में नहीं थे, तो वो हमें अच्छे से करने, ओके। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार पढ़ेंगे तो कर पाएंगे, ओके। तो वो भी हमें करने हैं। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ पढ़ा देते हैं। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है? सप्लायर के साथ एक टाई अप किया जाता है कि आप हमें आइडियाज ऐसा ऐसा दो जिससे मेरा कॉस्ट सेविंग हो, ठीक है। अगर मेरा कॉस्ट सेविंग होगा तो उससे जो गेन होगा, कॉस्ट सेविंग मतलब गेन, वो गेन सप्लायर को शेयर करेंगे, सप्लायर से शेयर करेंगे। जैसे कि उसमें शेयरिंग का कोई प्लान हो सकता है कि पहला ईयर में सारा आपका, दूसरा ईयर में 60 आपका 40 मेरा, थर्ड ईयर में सब मेरा। समझ में आया? तो इसमें क्या हो रहा है, सप्लायर एक तरह से स्टेक होल्डर बन गया आपका। स्टेक होल्डर क्या, समझ लीजिए स्टॉक होल्डर ही बन गया इनडायरेक्टली। वो एक रिस्क ले रहा है, सप्लायर एक रिस्क ले रहा है कि मैं अपना रेम्यूनरेशन अभी नहीं लेकर आपसे, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बेनिफिट करा के रेम्यूनरेशन लूंगा। तो एक तरह से आपके लिए फायदा हुआ ना। फर्स्ट ईयर में सारा गेन अगर वही ले गया अगर, तो भी ठीक है ना, आपको तो इंस्टेंट कुछ नहीं देना पड़ा उसको। सेकेंड ईयर में वो 60% भी ले गया तो भी क्या हुआ, वो तो कमा आपके घर में आया, आपका रुपया बचाया, उसमें से कमाई ले गया, आपको तो अलग से चला के कुछ नहीं देना पड़ा। आपका गेन आपका नहीं हुआ, बट थर्ड ईयर ऑनवर्ड तो सब आपका ही हो गया। तो सप्लायर के लिए एक रिस्क ज्यादा है। अब ये मॉडल को वर्क कराने के लिए क्या करना पड़ता है, सोचो। सप्लायर और आपको बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। खाली ये काम सप्लायर का ही नहीं होना चाहिए कि गेन आपका लाना है, दोनों को मिलके काम करना है, तब एक्चुअली इसका फायदा है। ट्रांसपेरेंसी रखना है, डिफाइन करना है कि कैसे गेन मेजर करोगे। अगर डिफाइन नहीं करोगे तो लास्ट में गेन कैलकुलेट कैसे होगा, फाइनेंशियल गेन है कि नॉन फाइनेंशियल गेन है, उसको पूरा डिफाइन करना होगा, उसका वर्थ निकालना होगा, जिससे कि उसका रेम्यूनरेशन उससे जुड़ा हुआ है ना सप्लायर का, ओके। इसके लिए इसलिए बोलते हैं कि जब जब गेन शेयरिंग अरेंजमेंट हो रहा हो तो आप अपने यहाँ पे एक अलग टीम को लगा दो जो सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेट करता रहेगा, और वो टीम भी इनोवेटिवली सोचेगा कि आपके यहाँ गेन कैसे आ सकता है। मतलब इट इज अ जॉइंट एफर्ट, इट कैन नॉट बी जस्ट एन एफर्ट ऑफ द सप्लायर। तो ऐसा एक अरेंजमेंट का एग्जाम्पल हम लोग अपने क्लास में पढ़े थे, एक एयरपोर्ट को लेकर, चियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वैसा ही कुछ सेम एग्जाम्पल फिगर चेंज करके क्वेश्चन में बना दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, राया हेल्थ केयर लिमिटेड इज अ लीडिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर in Mumbai. It has approximately 450 potential beds. It provides diagnostic and daycare specialty facilities also. In diagnostic centers, they are using traditional devices for CT scan and MRI, which are not enough as per demand. Patients waited more than weeks for CT and MRI scans. This problem can cause delay in diagnostic illness, waste of time and other resources. नॉट जस्ट इन रेडियोलॉजी बट थ्रू आउट द हेल्थ केयर सिस्टम। तो वो क्या रहा है यहाँ पर, ट्रेडिशनल डिवाइसेस है, पेशेंट का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, और इससे क्या हो रहा है, इशू डायग्नोसिंग इलनेस में इशू आ जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, ओके, पूरा सिस्टम को इम्पैक्ट कर जाएगा। राया हैज प्लान टू आउटसोर्स सिटी स्कैन एंड MRI सर्विसेज टू लिव लाइफ, which has world-class international chain of diagnostic center. Live Life promised to provide radiologist report within 24 hours. However, finance manager of Raya had doubt that it will not be a profitable arrangement
For the satisfaction of Raya, Live Life has entered in an agreement to provide its services to Raya with no guarantee of receiving payment. Raya agrees to the following conditions. Cost savings generated in the first year will be retained by Live Life. तो जिससे हम आउटसोर्स करें वही रख लेगा. Cost saving generated in second and third year will be shared between Raya and Live Life in the ratio 30-70. Live Life 70% लेगा, हम लोग 30 लेंगे. Cost saving generated in fourth year will be passed to Raya. Any cost saving generated by an idea proposed exclusively by Raya that does not require capital investment by Live Life will be immediately passed along to Raya. ठीक है, तो डिस्कस द अग्रीमेंट बिटवीन राया एंड लिव लाइफ. कौन सा अग्रीमेंट है? अग्रीमेंट का नाम क्या है? गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. अब इसके बारे में सारा चीज बताना है, तो सब जो मैं आपको बोला वही सब लिखना है. गेन शेयरिंग में क्या होता है? इट्स एन अप्रोच टू रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वेयर द एडजस्टमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स टू बोथ द पार्टीज. Where a supplier agrees to perform its side of contract with no guarantee of receiving payment. He will receive payment based upon the benefits that emerge to customer as a result of successful completion of supplier side of bargain. ठीक है, इसे ये बार्गेन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है. किसी हाई प्रोफाइल कस्टमर के साथ आपको जोड़ना है ना, तो आप अपना फीस रखोगे तो होगा नहीं. तो क्या करना होगा? उसको बोलना होगा आप मेरे को रखो, आपको जो फायदा कराऊंगा वही दे देना. अच्छा चलो उसका आधा दे देना. जैसे आप ये प्रैक्टिस करने लग गए, अब मैं आपका क्लाइंट आप मेरे को पकड़ना चाहते हो, क्लाइंट बनाना चाहते हो, ठीक है. अब मैं आपको चांस ही नहीं दे रहा, तो आप क्या बोलोगे? अरे सर छोड़िए ना, आपसे फीस क्या लेना, अगर मैं आपको कुछ फायदा करा के दूंगा तो फायदा दे दीजिएगा. बोला अच्छा बेटा पूरा फायदा दे देंगे तुमको. बोला नहीं अच्छा चलिए सर उसका आधा ही दे दीजिएगा. चलिए उसका 10% ही दीजिएगा ना, मेरा सर्विस लेके तो देखिए. तो ये है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. तो मेरा कोई रिस्क नहीं है, आप भी अपना एक रिस्क ले रहे हो, परफॉर्मेंस बेस्ड आप अपना रेम्युनरेशन लोगे. तो चलो ठीक है आउटसोर्स करके देखते हैं. सेविंग्स हुआ तो बेनिफिट शेयर करेंगे. Live Life and Raya has also entered into such agreement. This is clearly a risky stance for supplier Live Life because it could spend a fortune and walk away with nothing. Alternatively, if the benefits of Raya are substantial, Live Life could find itself rewarded with a large return. Cost saving might be attained from reducing the cost of supplies, implementing new skill and technologies, revised delivery time, improvement in operations, etc. जैसे इसमें ऐसा हो सकता है ना, लिव लाइफ को अपने आउटसोर्स करें. हमारे पास तो सिटी स्कैन और एमआरआई का मशीन्स है, तो लिव लाइफ आके हमारा ऑपरेशंस मैनेज करेगा, वो ट्रेनिंग करेगा आदमी का, वो सारा कस्टमर्स को डील करेगा. उसका ऑलरेडी इतना सारा डायग्नोस्टिक सेंटर है तो वो इजीली इसको भी मैनेज कर लेगा. उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको खाली ऑपरेशंस देखना है. समझ में आ रहा है? जैसे एयरपोर्ट कैसे चलता है आपको पता है क्या? एयरपोर्ट बना दिया किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बना दिया, ठीक है, बट एयरपोर्ट चलाता कौन है? फिर कहां से आदमी घुसेगा, कहां पे उसको खाना मिलेगा, कहां पे उसको वेटिंग करना है, कहां सिक्योरिटी चेक इन होगा, कहां पे कार्गो आएगा, कहां पे प्लेन लैंडिंग होगा, कहां पे ग्राउंड स्टाफ रहेंगे, कैसे बैगेज जाएगा, कहां पे बस सर्विस होगा, कहां पे टैक्सी सर्विस होगा, ये सब कौन प्लान करता है? मालूम है? ये आउटसोर्स्ड होता है. इंडिया में एक कंपनी है जिसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो, जीएमआर, बहुत बड़ा कंपनी, मिस्टर जीएम राव का नाम से बनाया हुआ है जीएमआर. अभी उन्होंने अपना स्टेक भी किसी और फॉरेन कंपनी के साथ शेयर किया है. बहुत सारा एयरपोर्ट आप देखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जीएमआर का आपको ब्रांडिंग दिखेगा. दैट मीन्स दैट एयरपोर्ट इज बीइंग मेंटेन्ड बाय जीएमआर. आउटसोर्स कर दिया, तो आउटसोर्स कर दिया तो उससे अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी का ही हो रहा है तो वो बेनिफिट शेयर नहीं करेगा. अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आउटसोर्स वाला ही कर रहा है, अपना कोई बस लेके आ रहा है, अपना इक्विपमेंट्स लेके आ रहा है, अपना मशीनरीज लेके आ रहा है, अपना लोग को लेके आ रहा है, तो फिर जिससे इनकम आ रहा है वो इनकम दोनों शेयर करते हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला और जीएमआर शेयर करते हैं. इसको गवर्नमेंट ने एक नाम दे रखा है, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. सुने ऐसा नाम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसको गवर्नमेंट ने नाम दे रखा है. यहाँ पे पीपीपी मॉडल नहीं है, मैं तो ऐसे जनरल आइडिया के लिए आपको बोला. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है? गवर्नमेंट बोलता है हम लैंड दे दिया, हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके एयरपोर्ट बना दिया,
अब आगे ऑपरेशंस के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना है वो आप करो, उससे इनकम जनरेट करो, उससे प्रॉफिट जनरेट करो, उस प्रॉफिट में मेरा शेयर है और आपका शेयर है। कुछ मेरे आइडिया से कंप्लीटली आया, मेरे इन्वेस्टमेंट से आया तो मैं रख लूंगा, और कुछ आपके तरह से आया तो वो अरेंजमेंट कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। जो भी आपके तरफ से आएगा वो मेरा ही रहेगा। अभी एग्रीमेंट जैसे तो 2-3 साल का हो रहा है, वो लोग 20-20 साल का कर लेते हैं, 10-10 साल का कर लेते हैं। जैसा उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा, सोचो जीएमआर को या लिव लाइफ को अपना तरफ से जो इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे, उसका पेबैक को कैलकुलेट करेगा ना कि 2 साल में तो होगा ही नहीं, करेक्ट। और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो छोटा पीरियड में का अग्रीमेंट करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप देखो, गेन क्या है, बेनिफिट क्या है। बेनिफिट इज दे विल शेयर टुगेदर, not necessarily financial, although financial benefits are expected to occur frequently. Raya, for instance, will not necessarily take cost savings in the form of lower contract value, but might require a higher specification for medical treatment. However, to assess any financial benefit, both parties have to provide each other. देखिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा ना, फ्लॉप हो जाएगा। Both parties should provide each other access to relevant cost numbers to determine the basis for the assessment of the benefit and calculation and sharing for the benefit. So transparency is required. Ultimately benefit फाइनेंशियल भी होता है, नॉन फाइनेंशियल भी होता है। मैंने सब बोला आपको स्टार्टिंग में। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए चैलेंज क्या होगा ना कि वो शेयर कैसे होगा फिर, बट फाइनेंशियल में अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो शेयरिंग कर पाओगे। ठीक है, मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग दीज अरेंजमेंट्स हैव एम्फेसिस ऑन greater openness and shared development and improvement. In the given case, gain sharing deals are on the face of it a win-win situation for both Raya and Live Life. Interests of both are aligned. Live Life is trying to save cost of Raya while Raya is trying to get world class services. तो राया का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम में इम्पैक्ट हो जाएगा। जैसे हॉस्पिटल्स में होता है ना, मान लीजिए सिटी स्कैन सर्विस, एमआरआई सर्विस, और हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग डिले कर दे रहे हैं। हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिटेड है और उसका सिटी स्कैन का रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा है, तो फिर हम ट्रीटमेंट कब करेंगे? तो इससे तो मेरा पूरा रेपुटेशन, बिजनेस सब खराब हो रहा है। तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं सिटी स्कैन एमआरआई सर्विस को किसी और से करवा लेना चाह रहा हूं जो इस चीज का महारथी है। ओके, और उसके साथ भी अग्रीमेंट जब कर रहे हैं तो वो ऑफर दे रहा है कि चलो पहला साल जितना रुपया आपका बचा, मेरा आदमी जाएगा, सब मैनेज करेगा। तो आपका तो अभी ऑपरेशनल कॉस्ट लगता होगा इसमें, तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो भी आपका बचा, जो बेनिफिट्स आपके पास आए, वो सारा पहला साल मेरे को दे देना, अगला साल मेरे को 70% दे देना, सेकंड थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर से आपका। तो फोर्थ ईयर से फिर लिव लाइफ कैसे चलेगा? तो फिर मे बी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। फोर्थ ईयर से तो सब राया रख ले रहा है, तो लिव लाइफ अपना कुछ रेमुनरेशन एक फिक्स करेगा, अपना कॉस्ट तो मांगेगा। पहला दूसरा तीसरा साल में वो जो कमाया ठीक, पर चौथा साल में उसका कमाई नहीं आएगा, तो लिव लाइफ कंटिन्यू क्यों करेगा? लॉजिकल है ना। तो फोर्थ ईयर में हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, और या फिर वो एक कॉस्ट मांगेगा लिव लाइफ, कुछ तो होगा ना। नहीं तो फोर्थ ईयर बाद तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, अरे तो लिव लाइफ को रेमुनरेशन क्या मिलेगा? लिव लाइफ तो कुछ चार्ज नहीं कर रहा ना आपको यहाँ पर। लिव लाइफ क्या बोल रहा है? मेरे को रखो, आपको जो फायदा होगा वो पहला साल पूरा मेरा, नेक्स्ट ये 2 ईयर 70% मेरा, और नेक्स्ट उसके ईयर से। हाँ, अगर लिव लाइफ हो सकता है यहाँ पर अपना खर्चा भी ले ही रहा है शुरू से, प्लस जो कॉस्ट सेविंग करा रहा है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट भी हो सकता है कि शुरू से लिव लाइफ को एक फिक्स अमाउंट आपको देना ही है। ठीक है, शुरू से फिक्स अमाउंट भी देना है, प्लस वो कॉस्ट सेविंग कराएगा। वैसा यहां नहीं लिखा है। यहां पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे आप लिव लाइफ है, मैं राया हूं, तो आप मेरे यहां पे आए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट है, आप अपने आदमी, मैन पावर, मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आए मेरे यहां पर, या मेरे ही आदमी को मैंने निकाला नहीं है, मेरे ही आदमी को थोड़ा सा सिखाया वगैरह, और अपना भी कुछ आदमी ले आए, तो उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कॉस्ट सेविंग्स हुआ, तो वही आपका रेमुनरेशन है पहला ईयर। सेकेंड ईयर आप उसका 70% ले लिए, बट बात आता है फोर्थ ईयर में फिर आप मेरे साथ क्यों रहे, वो सब मैं रख लूंगा। तो
तो ऑब्वियसली अग्रीमेंट विल बी रिव्यूड 4th ईयर ऑनवर्ड्स की कैसे लिव लाइफ आपसे अटैच रहेगा। हो सकता है लिव लाइफ 4th ईयर के बाद ना भी रहे, हो सकता है वो एक नॉमिनल अमाउंट लेके रहेगा, फिक्स अमाउंट पे आ जाएगा, तब गेन शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब नॉर्मल हायरिंग सिस्टम होगा। गेन शेयरिंग आप पहला 3 साल चला रहे हो, उसके बाद कोई नॉर्मल अग्रीमेंट बनेगा। वो मैं ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बोला, पहला 3 साल जो अरेंजमेंट हो रहा है वो सब परफेक्ट है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल में आपको बोला था ना, जैसे कोई स्टूडेंट आया मेरे पास एक दिन, ओके, बोला सर आपसे पढ़ना है लेकिन मैं फीस नहीं दे सकता। बोले कोई बात नहीं है, तुम जब पढ़ो मेरे से पास हो जाओ तो पहला जो सैलरी लगेगा वो मेरा। तो तुरंत बोलता है सर फीस कितना आपका? मैं फीस दे दूंगा, पहला सैलरी कैसे दे दूं आपको? तो गेन शेयरिंग में देखो, सप्लायर रिस्क ले रहा है, सप्लायर ऑफ सर्विस रिस्क ले रहा है कि मैं अभी तो कुछ नहीं कमा पा रहा, बट आपको अगर फायदा होगा तो जो फायदा आपका हुआ वो पहला मेरा। वो आप बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ठीक है भैया मेरा फिक्स दे दो, नहीं तो मेरा फीस अभी मत दो, पहला सैलरी मेरे को देना होगा। ठीक है, तो ये सब एक अरेंजमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये एक अगेन एकदम नया क्वेश्चन है। आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं बहुत ही इररिलेवेंट सा, कॉस्टिंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं था हमारे पास, केस स्टडी भी नहीं था अभी तक। उसमें पावर सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर और आईटी सेक्टर, 3 सेक्टर के बारे में थोड़ा सा कॉस्टिंग बताया जाता है, ओके, केस स्टडी बुक में। सो कॉस्टिंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर में ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेके केस खड़ा किया है, जिसका आंसर एकदम कॉमन सेंस से लिखना होगा, जिसका आंसर का कोई कनेक्शन अपने नोट्स में नहीं है। आप समझ लीजिए आपसे कोई ट्रेन में बैठे बैठे कोई समस्या पूछी जा रही है, बिना किताब रेफर किए आपको समस्या का कोई निदान बताना है, ऐसा कुछ हो रहा है। फ्रेश बाजार वॉज फाउंडेड इन 2014 एज अ फ्रेश बाजार मार्ट। ठीक है, अब ये सब पढ़ना हो ना, फ्रेश बाजार वगैरह, तो कई सारा रिलेटेड केस स्टडीज है। जैसे ग्रोफर्स, नाम सुने क्या? हाँ, बिग बास्केट, ये कैसे चलता है थोड़ा इसके ऊपर वो गूगल करके पढ़ो, ओके। ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ये कैसे चलता है अगर आप गूगल करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ओके। ग्रोफर्स अपने ऐड में दिखाता है कई बार कि वो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करता है इसलिए आपको सस्ता दे पाता है, हर समय वहां डिस्काउंट है, वो ऐसा बोलता है ना, सब समय मेरे यहां पे आ जाओ डिस्काउंट ले जाओ। Fresh Bazaar was founded in 14 as a fresh bazaar mart. It provides amazing place for fresh organic fruits and vegetables. After launching its operations in November 14, it grew to about 150 stores within 3 years, majorly in metro cities. But soon it found that it did not have the system and infrastructure to support the expansion. Fruits and vegetables as a category of competitive market types, which offers these products very low margin, while the rental costs and other overheads are very high. देख रहे हैं समस्या? Also staff attrition, poor location, supply chain issues and infrastructure problems prompted it to shut nearly 45 stores within 2 years of the launch. Since then the company has standardized its operation and increased centralization of its supply chain. सेंट्रलाइजेशन से फायदा क्या होता है आपको बताया था मैंने कभी, कि आप अगर सेंट्रलाइज परचेज करते हैं, सेंट्रलाइज वेयर हाउस मेंटेन करते हैं, तो कंट्रोल आपके पास, और दूसरा बल्क में, अब 150 स्टोर में से 45 बन भी गए तो 100 स्टोर है, 105 स्टोर है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आप सेंट्रलाइज परचेज करेंगे तो बल्क परचेजिंग हो पाएगा, बल्क में डिस्काउंट नेगोशिएट कर सकते हो आप। ठीक है, वॉलमार्ट वगैरह का मैंने समझाया था ना, ऐसे ये लोग परचेज कर लेते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड स्टोर का या कंट्री का पूरा स्टोर का एक साथ परचेज होगा, इतना वॉल्यूम परचेज होगा कि पूरा पूरा फैक्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि महीना महीना का प्रोडक्शन मेरा, बोलो क्या रेट लगाओगे। तो फिर इतना कम रेट पे उनके पास आ जाता है कि वो उसका बेनिफिट कस्टमर तक पास ऑन कर पाते हैं। ठीक है, दो दे प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अंडर वन रूफ, instead in local mandis people have to go from one place to another to buy different fruits and vegetables. Still they are unable to compete with local vendors.
It also faces huge opposition from politically powerful small vendors, farmers, and middlemen. Fresh Bazaar had major hurdles in 2016 when it chased out state Uttar Pradesh, Jharkhand, India's most populous region, after protests by small vendors, farmers, and intermediaries. Mr. Kailash, manager of Fresh Bazaar, purchases fruits and vegetables from wholesale mandis. Price of fruit and vegetable fluctuate in wholesale mandis daily basis, which is directly depends on the supply of fruits and vegetable by farmers. तो ये लोग procurement farmer से नहीं कर रहे हैं, wholesale mandis से कर रहे हैं. In addition, supply also depends on transport facilities, rain, political factors, etc. पॉलिटिकल फैक्टर सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये आपको पता है क्या? होर्डिंग हो जाता है, फार्मर्स का प्रोड्यूस को लोकल विलेज वाले पॉलिटिकल लोग उसको रोक लेते हैं वहां पर, और फिर प्राइस को, डिमांड ज्यादा जब आता है तो प्राइस को बढ़ने देते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, किसानों को एक फिक्स दाम दे देते पहले ही. तो एक्चुअली जो प्राइस कंज्यूमर पे करता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का, वो प्राइस किसान को नहीं मिलता, क्योंकि उसको रियल मार्केट में कनेक्शन नहीं पता होता है, वहां तक का उसको जो नेटवर्क है वो उसके पास होता नहीं. इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि किसान लोग को अवेयर किया कि आप ऐसे किसी अपने लोकल किसी को मत बेचो, आप हमारे हमेशा एक ऑथराइज मंडी में आके बेचो फार्मर लोग, और उस पे आपको हमेशा एक एमएसपी मिलेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे आपको हमेशा सेल करना चाहिए. एमएसपी हर जगह रेडियो के थ्रू ये लोग बता बता के अवेयर कर रहे हैं. बहुत सारा कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट का फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अलग अलग रीजन में जाके ये लोग बता रहे हैं हर एक चीज का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए, जिससे कि फार्मर भी अपना खर्चा निकाल पाए. ओके, बट एनीवेज आगे बढ़िए. फ्रेश बाजार सेल्स दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस एज ऑफ लोकल वेंडर्स इन लोकल मंडीज. देखिए यही एक समस्या हो रहा है इसका सक्सेस नहीं हो पाने का, कि ये सेम प्राइस पे तो बेच रहा है ना. Though the quality of local vendor is not as good as Fresh Bazaar, but local public prefer to buy fruits and vegetables from local vendors on roadsides. Their business still require a lot of investment and there is no synergy to the activity of the company. Due to all these reasons, Fresh Bazaar is incurring continuous losses. Fresh Bazaar wants to expand its business and wants to make money in every store that they set up, and that would be the way in which they scale up their business. Required is advice. Is there any scope to reduce losses and increase profitability? 2-3 पॉइंट सोचो, क्या लगता है कैसे कैसे यहां पे हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं. 2 मिनट लो. सो पहला पॉइंट आपने जो बोला वो सही है कि आपको
ऐसा कुछ करना चाहिए कि आप प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट फार्मर से करें। ठीक है। दूसरा बात, जैसे एग्रीकल्चरल बिजनेस में बहुत सारा एक्टिविटीज होता है, जैसे फार्मर पहले सीड सोइंग करेगा, फिर हार्वेस्ट करेगा, या पहले उसके भी पहले लैंड डेवलपमेंट करेगा, फिर सीड सोइंग करेगा, फिर हार्वेस्ट करेगा, फिर हार्वेस्ट करने के बाद भी उसका एक प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। जैसे अपने मान लीजिए वेजिटेबल्स है फॉर एग्जांपल, तो हार्वेस्टेड सीधा अपने पास नहीं आता, थोड़ा और उसको साफ सफाई करके हमारे पास लाया जाता है। ओके, सीधा फार्म से कटा और अपने उसको कंज्यूम करने रेडी नहीं हो पाते, फिर प्रोसेस होता है, फिर अलग अलग चैनल से होते हुए वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज, लेटर स्टेज में जाके प्रोक्योर कर रहा है होलसेल मंडी से। तो प्रोक्योरमेंट आपको पहले तो फार्मर से डायरेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए, और दूसरा ये सारा वैल्यू चेन को समझो अपने बिजनेस का। यही चीज हम लोग आपको पढ़ाते हैं उधर कॉस्टिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर चैप्टर में। एग्रीकल्चरल सेक्टर का वैल्यू चेन होता है, तो वैल्यू चेन को अपना ऑर्गेनाइजेशन का समझना है, अपना बिजनेस का समझना है, बिजनेस मतलब इंडस्ट्री का समझना है, और फिर देखना है कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो और आप किस लेवल पे, इनिशियल लेवल पे एंट्री मार सकते हो। तो जो ये लोग बड़े स्केल पे चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोफर्स, बिग बास्केट, तो इनका कहना यही कि हम लोग फार्म प्रोड्यूस उठा लेते हैं, फिर फार्मर को असिस्टेंस देते हैं कि कैसे और क्वालिटी आपको जनरेट करना है, कैसा फर्टिलाइजर, कैसा लैंड डेवलपमेंट, कैसा मशीनरीज, जैसे आपका काम भी आसान हो, तो फार्मर उनका ही हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं कई बार। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब तुम्हारा जो प्रोड्यूस हुआ सब मेरा, जितना हुआ सब मेरा, दाम अभी फिक्स कर लो, या जो एमएसपी होगा उस समय का वो दे देना, उस पे दे देना, बट सारा मेरा, मैं बेच लूंगा। तो मेरे चैनल बना लिए मैंने बेचने के, अब मेरे को प्रोक्योरमेंट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पूरा पूरा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग अपना खेत खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, और फार्मर को लेबर चार्ज देकर बाकी सारा मशीनरीज वगैरह अपना रखकर खुद से पूरा फार्मिंग करा लेते हैं। ऐसा भी बहुत जगह होता है, समझ गए। तो ये भी आप कर सकते हैं, फार्मर को सपोर्ट करिए टू रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड टू इंप्रूव क्वालिटी। एंड सिंस यू विल बी प्रोक्योरमेंट एट सच इनिशियल लेवल ऑफ योर सप्लाई चेन, तो जो प्रोटेस्ट आ रहा था ना लोकल मंडी से, आप उनको सप्लाई करिए। यू बिकम द होलसेलर, व्हाई यू आर बाइंग फ्रॉम होलसेलर, सो दे विल ऑल्सो कोलैबोरेट विथ यू। And if you want to reach directly to customers, if you want to reach directly to customers, then you may have to think over certain new locations. You may have to think of online delivery. You may shut some stores and open online stores, which will save your operations cost. Isn't it? हो गया सजेशन, आंसर हो गया। इतना ही लिखना, अब इतना बोलना तो फटाफट हो गया था, लिखने में हालत खराब होगा इतना। देखो पहला क्या है, पहले इनके बारे में इंट्रो दे दिया। वो क्या होता है, लोग क्यों लोकल मंडी में जाते हैं बोलो तो? अभी भी बार्गेन कर पाते हैं ना, बार्गेन का स्कोप रहता है। अब ये सब फ्रेश बाजार में बार्गेन का कोई स्कोप नहीं रहता है, भले ही चीज अच्छा मिलता है, बट हम लोग को लगता है कि बार्गेन नहीं हो रहा, जो दाम बोला वही लेना होगा, तो इसलिए लोकल मंडी में घूम घूम के प्रेफर अभी भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रेश बाजार अपना वैल्यू चेन को स्टडी करे। वैल्यू चेन का एक्टिविटी होता है जैसे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, सब आइसोलेटेड है, कभी इंटीग्रेटेड नहीं हुआ इंडिया में। तो उसको इंटीग्रेट करके अगर आप पूरा अपना वैल्यू चेन बनाते हैं तो यू विल सेव लॉट ऑफ कॉस्ट। Then contract farming is an agreement between buyer and farmer based on which agriculture production being carried out, जिसमें क्वालिटी भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है, प्राइस भी डिस्क्राइब कर दिया जाता है, अग्रीइंग टू डिलीवर एट अ फ्यूचर डेट। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। दूसरा पॉइंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग।
फिर बोल रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे ना, तो प्राइस अगर फिक्स कर लिया तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता था होलसेल मंडी में, उससे आप बाहर आ जाएंगे। और फार्मर को असिस्ट करिए बाय सप्लाइंग इनपुट, असिस्टिंग विद प्रिपरेशन ऑफ लैंड, इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्नोलॉजीज, पावर सप्लाई, प्रोवाइडिंग प्रोडक्शन एडवाइस। फार्मर को एडवाइस दीजिए जिससे अच्छा क्वालिटी बने। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन लोग बोल रहे टारगेट कॉस्टिंग लगाओ। टारगेट कॉस्टिंग कैसे होगा यार, ये गजब भी चीज लिख दिया लाइन। डिजाइन कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पर? तो टारगेट कॉस्टिंग कुछ भी लिख देते हैं जीजा जी, हम मान लेंगे क्या? यहां पे टू रिड्यूस देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट उनको क्या करना चाहिए? ऑनलाइन सर्विसेज में जाना चाहिए, ऑनलाइन स्टोर्स, होम डिलीवरी सिस्टम दीजिए एक्स्ट्रा मार्केट अट्रैक्ट करने के लिए, लोकल मंडी के वजह लोग आपके पास आए। कॉम्पिटिटिव प्राइस दीजिए। आप ग्रोफर का एड में क्या कहता है, आपका अपना ऑनलाइन किराना। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपना टैगलाइन बनाना होगा, आप लोकल मंडी के दाम पर। तो ये आपको चेक करते रहना होगा लोकल मंडी में क्या दाम चल रहा है, उसके इस प्राइस पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर में दे सकते हैं क्या, तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगा। फिर एक और बोल रहा है कि एक स्मॉल रोड साइड वेंडर्स एग्जिस्ट तो करेगा, तो आप उसको भी सप्लाई करिए, उनको आप सप्लाई करिए, आप होलसेलर बन जाइए। ठीक है, हो गया खत्म। तो ये एक इंटरेस्टिंग था, इसका कोई सच नोट्स नहीं था जी, और पहला ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कॉस्टिंग इन स्पेसिफिक सेक्टर का। अपना आइडिया से लिखना था, एकदम नया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 3 में आ जाइए। थ्री नंबर अपने आप किया जा सकता था। Gold Star Limited deals in manufacturing of traditional cycles. Recently, apart from manufacturing old style cycles, GSL starts assembly of electronic cycles. Electronic cycles समझ रहे क्या? सलमान खान चलाते हुए पाया गया बहुत बार। मैं जो बोलता हूँ आप लोग मेरे को ऐसे लुक देते हैं ना, जैसे मैं कितना नया नया बात बताता हूँ दुनिया का। सलमान खान बहुत बार साइकिलिंग करते हुए घूमता रहता है, उसका वीडियो भी आता है यूट्यूब वगैरह में। तो वो जो साइकिल चलाता है आप देखना, वो साइकिल का पहिया मोटा होता है, आजकल मोटा व्हील्स का साइकिल आने लगा है। उसका रीजन ये रहता है कि जितना मोटा व्हील का साइकिल रहेगा उसको पैडलिंग करना टफ होगा, तो उससे एक्चुअली जो एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा फुलफिल होता है। और फिर जो मान लो साइकिल रेसर होते हैं, रेसिंग वगैरह में पार्ट लेते हैं, अगर मोटा पहिया से आप प्रैक्टिस किए तो आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है पैर में पैडलिंग करने का, और फिर आप जब पतला वाला पहिया पे राइड करोगे तो आप और स्पीड में घुमा पाओगे, आपको प्रेशर महसूस नहीं होगा उसका। ठीक है, तो इसलिए भी नया तरह का साइकिल आ रहा है, और उसमें भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक साइकिल मतलब चार्ज किया हुआ है, मोटर लगा हुआ है, बस आप बैलेंस करो वो अपने आप चलता रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं देखिए, गोल्ड स्टार लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने लगा आजकल। अरे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा नहीं देखे क्या अपने घर के आसपास? टुक टुक, हाँ, टोटो। सिंस जीएसएल डिडंट एक्सपैंड द फैक्ट्री एरिया, बोला देखो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाया लेकिन क्या हुआ, फैक्ट्री एरिया नहीं बढ़ाया। पोस्ट स्टार्टिंग असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स, हेंस प्रोडक्शन फ्लोर लार्जली रिमेन्स ओवर ऑक्यूपाइड विथ ऑल सॉर्ट ऑफ मटेरियल, जिग्स एंड टूल्स। सम ऑफ देम आर फ्रीक्वेंटली यूजफुल, सम आर ऑफन एंड अदर्स आर लेस ऑफन, इवन सम आर क्वाइट रेयर। जगह थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। वर्कर यूजुअली कंप्लेन दैट all categories of jigs and tools are not available. Tools which are available also of those belongs to those product design which are outdated. Majority of
Such products are not further manufactured by GSL. Although floor manager is of opinion, instead saying tools are not available, it can be said that they are not accessible. ये वर्ड को यहाँ पे काट दो तो accessible को बोल रहा है कि आप ये मत बोलो कि टूल अवेलेबल नहीं है, आप बोलो accessible नहीं है. आप हम तो लाके दिए ही हैं, आप लोग इधर उधर कर देते हैं. Because workers pick the tool from toolkit or tool board but not place it back after use. Hence it becomes difficult to locate such tool later or identify worker with whom these may available. Right. On name of maintenance department, there are only 2 staff members who are responsible for ensuring that every machine or equipment must be in running order and effective. Due to shortage of staff in maintenance department, requests for repairs of plant or machines are not handled within reasonable time frame, and same will result in sharp deterioration of utility or effectiveness of such plant or machine. Even in some of circumstances, replacements become or remain only alternative. मतलब टाइम पे मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, स्टाफ कम है वहां पे, तो इसलिए मजबूरी में फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है. Okay. GSL has reasonable standardized operating procedure for manufacturing of cycle business, but scenario is worse in case of assembly of electronic cycles. Since GSL is recently entered into assembly of electronic cycle, hence KPIs are not established for all factors which are part of assembly process, including critical success factors. At GSL, the attrition rate of senior management position is quite high and no formal hierarchy tree is established, which result in drastic shifts in workplace culture due to frequently changing role and responsibility. Regarding safety of man and material, GSL is on front foot, taking all reasonable care, which is essential for purpose of eliminating any possibility of workplace accident. But assembly line of electronic cycles witnessed an incident recently where one of the model X during assembly caught fire because wire set of X2 होगा यहाँ पर भी, X2 come into exposure of sparking from the light point near to such assembly line. Such fire causes burn of some other material too, which are lying near to such assembly line. Post such incident, CEO called for meeting with all the top tier executives, majorly including production and operation manager, safety staff, maintenance staff, and store manager, apart from management accountant. During the meeting, while production and operation manager highlight some of problem areas, management accountant quoted 5S as solution to problem faced by GSL. CEO asked management accountant to be ready with report and presentation on 5S, which can highlight the operational aspect of 5S. You are deputy to management accountant and asked by him to prepare a case in form of report in favor of implementing or applying 5S at GSL and explaining the expected benefit from implementation of 5S. 5S याद है क्या? Sort, set in order, shine, standardize, sustain, और एक 6th S भी होता था. सेफ्टी. ठीक है, तो 6th S भी लिख देता तो एक एक्स्ट्रा हो जाता है. अब रिपोर्ट में कैसे लिखना है? टू CEO GSL लिमिटेड, ठीक है, डेट, रिपोर्ट ऑन, सब्जेक्ट लिखना है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ 5S और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5S एंड इट्स एडवांटेजेस. फिर आपको बताना है कि 5S एक्चुअली एक सिस्टम है जिससे आप अपने टूल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिससे कि आपका ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े. 5S TPM का एक पार्ट होता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का एक हिस्सा माना गया, फाउंडेशन ऑफ TPM. विदाउट 5S यू कैन नॉट थिंक ऑफ हैविंग प्रॉपर मेंटेनेंस फैसिलिटी. यहाँ पे मेंटेनेंस रिलेटेड भी इश्यूज था ना, कि टाइम पे मेंटेनेंस नहीं होता तो हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, तो जापानीज टर्म अगर याद नहीं हो तो उतना कोई खास बात नहीं है. ओके, पहले देखिए आंसर में हमने यही बताया कि व्हाट आर 5S, क्या है 5S वगैरह.
रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट सो दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड सेफली। टोयोटा में खोजा गया था। 5S फाउंडेशन ऑफ 8 पिलर्स ऑफ टीपीएम है। फिर यहां पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आई डोंट थिंक कि ये डिस्क्रिप्शन यहां पे जरूरत है, हम लोग नीचे लिखेंगे ना सीधा डिस्क्रिप्शन। ये पूरा आप रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों वापस से लिखेंगे हम। एस, पहला एस है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग में क्या करते हैं, अनवांटेड चीजों को हटाते हैं। जैसे इसमें एक सजेशन रहता है, सॉर्टिंग करने का एक इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल RYBG, रेड येलो ब्लू ग्रीन, मार्किंग कर दो, रेड येलो ब्लू ग्रीन, रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स, ऐसा करके रेड येलो ब्लू ग्रीन का एक एग्जाम्पल है कि जिसका काम ही नहीं है, नॉट नीडेड एट ऑल, उसको रेड एरिया में डाल दो। नीडेड बट नॉट नाउ, उसको येलो में डाल दो। नीडेड बट नॉट हियर, उसको रेड एरिया में डाल दो। समझ गए। तो इस तरह से व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ये वाला आप ब्लू में डाल दो, ग्रीन में डाल दो। ये रेड टैग गलत है, मान लो ग्रीन में डाल दिया आपने। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, इसको आप ब्लू में डाल दो, टू बी मूव टू ब्लू एरिया। हाँ, ये सजेशन है, जस्ट ऐसे नहीं ध्यान रखना कि ये रूल है, इट इज जस्ट अ सजेशन। RYBG का एक सिस्टम है। RYBG एक्चुअली 4 बेसिक कलर्स होते हैं, रेड येलो ब्लू ग्रीन। ओके, तो रेड येलो ब्लू ग्रीन को लेकर आप बोलते हैं रेड येलो ब्लू ग्रीन से दुनिया में जितना कलर है सब कलर बना है। ओके, तो RYBG बेसिक कलर्स में आते हैं। उसके बाद आप उससे कुछ तरीका खोज लो ना सॉर्टिंग करने का, कि मेरा ये जो बेस ज्यादा काम का है वो यहाँ पे है, जो नहीं काम का है वो यहाँ पे। तो सॉर्टिंग करने का अलग अलग तरीका बता रहा है। फॉर पर्पज ऑफ डूइंग सॉर्टिंग GSL नीड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, वेयर इट इज रिक्वायर्ड। Sorted material depending upon category can be separated, made ready for movement or shift in order to segregate the sorted material. Visual aid technique can be used by attaching colored tags to each category of material called visual sorting. Following 2 categories can be used. Red tag क्या है? A card containing detailed information of unwanted things with a given time limit for further action to be taken. Yellow tag क्या है? A card containing detailed information of needed things but not now with a given time limit for further action to be taken, usually kept in the store. Needed है but not readily needed, ऐसा आप तरीका खोज सकते हैं। मतलब डोंट ट्राई टू रिमेंबर दिस एज अ रूल, ये सब सजेशन दिए जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इन एग्जाम इफ यू आर नॉट राइटिंग ऑल दिस, इट्स ओके, देयर इज नथिंग लाइक दैट। यू कैन जस्ट राइट समथिंग लाइक यू कैन फॉलो अ टैग सिस्टम। Okay, for different types of items needed at different point of time or not needed, you can identify them with different colors. उसको रेड बॉक्स में डाल दीजिए, कोई एक एरिया बना दीजिए, उसमें रेड कलर कर दीजिए, तो वहां पे रख दीजिए। सॉर्टिंग का एडवांटेजेस क्या, बेनिफिट्स क्या है? ऑब्सोलीट मटेरियल जो होगा वो अलग हो जाएगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। ऑब्सोलीट क्या है, डिफेक्टिव क्या है, स्क्रैप क्या है, गलत जगह रखा हुआ है, अननेसेसरी मटेरियल कितना है वो आपको मिल जाएगा। सॉर्टिंग कैन ऑल्सो हेल्प GSL इन रिडक्शन ऑफ मटेरियल lying vacant on production floor by segregating them into different categories and ensure that rarely used material are either removed or tagged in red tape area. If material were sorted, then loss of material which was lying vacant near to assembly line during fire incident could be saved. अब जैसे जो फायर इंसिडेंट हुआ यहाँ पर जिसमें आग लगने से मटेरियल जल गया कुछ, तो अगर सॉर्टेड मटेरियल होता तो
वो सही जगह पड़ा होता तो आग लगने से कोई मटेरियल का लॉस नहीं होता। नेक्स्ट, सेकंड है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर में अगेन फिर आपको बताया जा रहा है कि जिसका ज्यादा नीड हो उसको उस ऑर्डर में रखो। फिर RYBG को यूज कर लिया। RYBG क्या हुआ देखो, रेड माने क्रिटिकल, येलो माने रीऑर्डर, ग्रीन माने डिजाइन, ब्लू माने एक्सेस। देखो वापस लिखा हुआ है, मैपिंग ऑफ RYGB टू फीचर इज प्योरली इलस्ट्रेटिव। ये फिर से एक एग्जाम्पल है। तो सॉर्टिंग माने क्या हुआ, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बाय इंश्योरिंग प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ओके, कल ही इस पे एक वीडियो था, मैंने अपने पूरे यहाँ पे टीम SGC में शेयर किया था, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। देखते हैं। जनरल डे टू डे लाइफ को लेके था। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन को पहले खत्म करते फिर देखते हैं। घर में भी यही सब होता है ना, जो चीज को जहां रखना चाहिए वहां रखते नहीं है, और फिर भूल जाते हैं, फिर खोजते रहते हैं। तो पॉइंट यही है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सब चीज का प्लेस होना चाहिए। जैसे कोम्ब, बाल बाके कहीं पे भी गिरा दिया। चाबी को टांगना और चाबी को ऐसे रखना, दोनों में टाइम बराबर ही लगता है। बट टांग दोगे तो वापस जब चाहिएगा तो तुरंत मिल जाएगा, और ऐसे रख दोगे तो वापस जब चाहिए होगा पूरा घर को खोज के निकालना होगा, है कि नहीं? तो प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यही चीज बोल रहा है। ओके, तो ऐसे कोई सारा चीज होता है जो हम लोग भी अपने डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लगता है, कंप्यूटर में फाइल सेव करना। आप डाउनलोड करते हैं, फाइल नेम चेंज नहीं करते, किस नाम से डाउनलोड होता है ध्यान नहीं रहता, फिर खोज वापस डाउनलोड करो, वापस डाउनलोड करो। जैसे इनफैक्ट आप RTP, जैसे ये मान लीजिए, ये RTP आपको जो मिला, ये आपको जो मेरे साथ फेस टू फेस में बैठे हैं उसको तो मैंने शीट दे दिया। अब जो डाउनलोड मोड में कर रहे हैं हमारे साथ, उनको ये RTP का शीट आपको नेट से डाउनलोड करके करना है। ठीक है, यू डाउनलोड द शीट फ्रॉम नेट एंड देन यू डू। नाउ व्हेन यू विल डाउनलोड फ्रॉम इंस्टीट्यूट वेबसाइट, द फाइल नेम विल नॉट बी एग्जैक्टली RTP May 20 for SCM. So what happens? Every time you need the RTP, you go to institute website and download, because you have not saved it by proper name, so you don't find it. So every time what you do, go to institute website and download. So what you're doing is, you're not following this 5S principle. Set in order. Just name it and place it in a place where you can find it again. Right? So you can have a folder in your mobile phone for all such resources which are important for your examination. Okay? So in order to implement systematic arrangement, GSL need to consider and answer, analyze status, decide which things belong where, decide how they should be put away, get everybody to follow rules through indexing, labeling, etc. एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है इसका? फास्टर रिट्रीवल हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट। एलिमिनेशन ऑफ सर्च टाइम, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द एबनॉर्मलिटीज फास्टर एज विजिबिलिटी इंप्रूव बाय सिस्टम इटसेल्फ। स्पेस सेविंग बाय सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ वर्क improves as things are available when they are actually needed. Thus, ये वाला S can solve specifically problem of non-accessibility of tools. जैसे ऊपर में एक समस्या बोला था ना क्वेश्चन में कि टूल्स अवेलेबल नहीं होते, तो मैनेजर क्या बोला? अवेलेबल नहीं होता ऐसा मत बोलो, एक्सेसिबल नहीं होते। तो एक्सेसिबल का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये S2 है, ठीक है, यहाँ S2 लिख देना।
S2 फॉलो करो, यानी सेट इन ऑर्डर करो। सही जगह सब चीज को रखोगे तो सब मिलेगा, है ना। जैसे हम लोग का पेन, हम लोग ले तो लेते हैं, अभी आपका तो बॉक्स वॉक्स है, चलो ठीक है, बट हम लोग का कोई बॉक्स नहीं ना। एक पेन लेते हैं, एक यहाँ छूट जाता है, एक वहां छूट जाता है, एक घर पे रह जाता है, जिस टेबल पे जाओ उस टेबल पे छूट जाता है। होता है ना, ऑफिस में ऐसा होता होगा, पेन अपना पेन वापस लेके सही जगह नहीं रखते। देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड वी डोंट कीप एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सो व्हाट हैपेंस व्हेन नीडेड वी डोंट हैव पेन। ओके, सो कीप सर्चिंग नाउ। सो और यू कीप बाइंग द न्यू स्टफ्स, you will say it's not available, so you will buy the new stuff। मेंटेनेंस वाला मेंटेन नहीं कर पा रहा था तो क्या करा था, रिप्लेस करा था ना बार बार। तो you buy the new stuff, you waste lot of money। नेक्स्ट, शाइन। शाइन माने क्लीनिंग should be with meaning। cleaning is inspection from all aspects, front, rear, left, right, top and bottom। क्लीनिंग खाली नहीं होना चाहिए, क्लीनिंग में देख भी लेना चाहिए कि हम क्या क्लीन कर रहे हैं, सब चीज वर्केबल है कि नहीं। Shine will help GSL to keep things in order with regular cleaning and upkeep so that maintenance become preventive function rather than corrective, and any incident likewise fire on assembly line must be avoided। Okay, so it will save investment by lowering down maintenance and replacement cost। क्लीन करके रखने से मेंटेनेंस का जरूरत कम पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है स्टैंडर्डाइजेशन। हर एक चीज का ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एसओपी बोलते हैं रियल वर्ल्ड में इसको। टू क्रिएट कंसिस्टेंसी एंड इंश्योर दैट ऑल स्टेप्स आर परफॉर्म करेक्टली। जो भी स्टेप्स आपने बनाए वो हमेशा करेक्टली परफॉर्म किए जाए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे क्लीन करने का तरीका होगा, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, पहले इसको साफ करेंगे, पहले कपड़े से साफ करेंगे, फिर कोई लोशन से साफ करेंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस बना दिया जाए और फिर उसको सस्टेन भी करवाना है। और इसमें हम लोग बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करो, ऐसा तरीका जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, सबको ही फॉलो कर पाए। और इंटीग्रेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू रूटीन वर्क। ओके, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। कोई भी ऊपर में भी जो सेट इन ऑर्डर, शाइन और सॉर्टिंग आपने बनाया, उसको अगर डेली रूटीन वर्क में इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसका बेनिफिट नहीं है। तो ये एक्चुअली सस्टेन से रिलेटेड बात हो गई। इन ऑर्डर टू इंश्योर टीपीएम ऑल 5S आर एसेंशियल बट स्टैंडर्डाइजेशन इज की। जीएसएल का ऑलरेडी देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल को लेके एसओपी बना हुआ नहीं है, सीएसएफ नहीं है, केपीआई नहीं है, तो सब उसको जल्द से जल्द बनाना होगा, वरना ये चलेगा नहीं। Hence, by establishing the standard process, GSL can identify CSF and benchmark the key performance indicator against each CSF। फिर एक और S है सस्टेन, जिसमें आप मॉनिटरिंग करेंगे, इंप्रूविंग ओनरशिप बाय एलोकेटिंग एरियाज, यूजिंग फिर कोई रेड टैग, कोई ऐसा तरीका, कैंपेन, विजुअल तरीका कोई आप यूज करिए। कम्युनिकेटिंग विजुअली थ्रू फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, पीरियोडिक ऑडिट, मोटिवेटिंग स्टाफ थ्रू रिकॉग्निशन। जो ज्यादा ये सब चीज फॉलो किया उसको मोटिवेट करो, उसको रिकॉग्नाइज करके देखो ये कितना अच्छा रहता है इस सब चीज में। मुझे लगता है कुछ 3-4 पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली मॉनिटरिंग और यहां पर ये 3 पॉइंट ज्यादा इजी टू रिमेंबर है। Since 5S is not a one-time exercise, it is a continuous process. It is essential to sustain the practice followed. GSL witnessed the high attrition rate at top management level. It is important that GSL must inculcate practice of 5S in the system and work culture, जिससे कि कोई नया आदमी भी आए तो एट्रिशन के कारण सिस्टम चेंज ना हो। एट्रिशन होना मतलब टर्नओवर, चेंज ओवर, आदमी छोड़ के जा रहा है, एम्प्लॉय टर्नओवर को एट्रिशन भी बोलते हैं। तो सीनियर मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा एट्रिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी आ रहा जा रहा है, तो 5S सिस्टम इतना रूट में कल्चर में चल जाना चाहिए कि कोई भी एट्रिशन हो रहा हो उससे भी उसको फर्क ना पड़े। ठीक है, सस्टेन के लिए मैंने आपको समझाया था ना, ऑफिस में 5S इंप्लीमेंट करने के लिए अपना जो वर्क प्लेस है
सस्टेन करना चाहिए ना अपना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो बनाया शाइन करने का, सेट इन ऑर्डर करने का। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं पता है, ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठे बैठे खाते रहते हैं स्नैक्स, कुछ ना कुछ निकाल के। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कीबोर्ड में चूरा चूरा साइड में घुस के फंस जाता है। देखा है ऐसा कभी? नोटिस करना, अगर आप ऑफिस में जनरली अपने टेबल पे बैठे बैठे कुछ स्नैक्स खाते हैं तो बाकी जगह तो साफ हो जाता है, बट एक कीबोर्ड में कचरा घुसा हुआ रह जाता है, और हम लोग उतना ध्यान भी नहीं देते कि उसको हम साफ करें। तो मेरे जो एम्प्लॉयर होते थे वो कभी भी किसी भी अपने सबऑर्डिनेट का कंप्यूटर में जाते थे ना, तो सबसे पहले बोलते तुम हटो, और हटने के बाद पहले सबसे पहला काम कंप्यूटर उठाते ही क्या करते थे, कीबोर्ड को लेते थे, उल्टा करके पहले झड़काते थे, बोलते देखो क्या होगा। अगर आप ऐसे साफ करके नहीं रखोगे तो होगा क्या, खराब हो जाएगा, कुछ अंदर फंस जाएगा, कोई बटन काम नहीं करेगा, अरे सर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, वो सब रिपेयर तो होता नहीं आजकल, जाओ नया ले आओ रिप्लेस करो। इफ यू डोंट क्लीन देयर विल बी नीड ऑफ रिप्लेसमेंट। सो इफ यू कीप इट क्लीन ऑलवेज इट विल हैव लॉन्ग लाइफ। करेक्ट? तो बेसिक चीजें हैं जिसको सस्टेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सस्टेन करना। सस्टेन करने के लिए पॉलिसी ऐसा बनाना होगा कि हर रोज सुबह सुबह आते वक्त 5 मिनट पहले अपना ये सब साफ सफाई कर लो। जैसे हम लोग ड्राइवर को बोलते हैं, कई बार पॉलिसी बनाते हैं, भैया सुबह सुबह जैसे ही आओ, आप जब आते हो उसके साथ साथ तुरंत तो हम नहीं आ जाते आपके लिए, 5 मिनट 7 मिनट तो मिलता ही है, तब तक गाड़ी साफ ही कर लिया करो, बाहर से थोड़ा सा कांच वाच पहुंच लिया करो, तुमको ही गाड़ी चलाना है, तुम्हारे ही फायदा है, सेफ्टी रहेगा। तो हर ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है कि जैसे ही खाली हो गाड़ी साफ करके रखो, है ना? तो वैसे ही ये ऑफिस में भी सबके लिए लागू है, घर में भी सबके लिए लागू है। तो पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आप सस्टेन कर सकें। सस्टेन नहीं किया तो कोई भी पॉलिसी बनाया हुआ का फायदा नहीं है। कल्चर में डालना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा। और सिक्स्थ is safety, which was added later on in order to ensure safety while performing all the remaining 5S. तो further details can be tabled on requisition basis। बोल रहे हैं और भी डिटेल चाहिए तो आप जरूर बोलिएगा, मैं साइन कर रहा हूं अपना रिपोर्ट। ओके? तो ये लिखना मुझे नहीं लगता बहुत टफ था आपके लिए, मैं तो ऐसे ही आपको वापस से एक्सप्लेन करने चला गया। मुझे लगता है कि आरटीपी का ये वाला क्वेश्चन आराम से लिखा जा सकता था। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन 2009 Luxo had monopoly in eyewear market of America, but the problem with the company was that it was selling variety of eyewear by putting a big price on it. At present there is almost nothing that you can't buy online, but at that time there were limited things that you could order online. In 2009, RB Signer Inc. launched a website to sell eyeglasses online. Selling eyewear online and competing with Luxo was a challenge for RB. Within just 4 years, RB break the monopoly of Luxo and capture the major market of America. People find it really convenient to buy sunglasses and glasses online and get delivery at doorstep. Following the footstep of Luxo, RB eliminated the middlemen from the manufacturing process, launched its own optical lab to have its own manufacturing process. The range of products or services offered by RB which make different from Luxo include easy buying process, delivery at doorstep, stylish glasses, customized eyewear glasses. Products was sold on the site at very affordable with a starting range of just $95. देखिए लेंस कार्ट यही मॉडल में आया था, ठीक है? बट क्या होता है,
कई बार अपने अमेरिका में कोई सक्सेस को देखा और सोचते हैं इंडिया में भी वही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपका इंडिया में बिजनेस इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से चलेगा। यहाँ पे जब तक हम आई वियर खुद पहन के नहीं देख ले, दुकान में जाके वैरायटीज ना देख ले, हमें शांति नहीं मिलता। लेंस कार्ट क्या करता है, उसका वेबसाइट पे जाइए, अपना फोटो लगाइए और आप चूज करते जाइए, आपको अलग अलग आई वियर पहना के दिखा रहा है। वो फील नहीं आ रहा ना, पहन के देखा हुआ, छू के नहीं देखा, तब तक मजा नहीं आता है। तो कितना चलेगा? तो फिर जब बिजनेस मॉडल इनका चला नहीं, तो इनको समझ में आया स्टोर बिना इंडिया में सक्सेस होगा नहीं, तो फटाफट चारों तरफ स्टोर खोलना शुरू किया। अब चलने लगा। अब आप सीधा बोलेंगे अरबी सिंगर को कॉपी करना है, अरबी साइनर को, क्योंकि वो ऑनलाइन में बीट कर गया लक्सो को जिसका मोनोपोली था, तो हम लोग भी कर जाएंगे। जरूरी नहीं है ना, हर एक जगह का कंज्यूमर हैबिट सेम नहीं होता है। ऐसा एक और केस आपको बताते हैं। हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स बच्चों के लिए आता है ना। हाँ, तो हॉर्लिक्स ने सोचा चलो थोड़ा सा और इंटीग्रेशन करते हैं, और बच्चों को जब हॉर्लिक्स दे पा रहे, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है और या लैक्टेटिंग मदर है जो बच्चों को फीड करती है, उनको भी तो न्यूट्रिशन का जरूरत है, स्पेशल न्यूट्रिशन का। तो उनके लिए हॉर्लिक्स बनाते हैं। बनाया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट, सोचो कितना डीप कंसर्न रखा। बट इंडिया में वो बिका ही नहीं। बच्चों वाला हॉर्लिक्स स्टिक बिकता है। क्यों? इंडियन सेंटीमेंट अलग है। मां बोलती है मैं अपने लिए क्या खरीदूंगी, है कि नहीं? वो बोलती है मेरे बच्चों के लिए जो हो बोलो, मेरा तो चल जाएगा। तो बिकता ही नहीं है वो, पता ही नहीं ऐसा प्रोडक्ट भी है। डॉक्टर कभी प्रिस्क्राइब करता है तो डॉक्टर भी फिर वो हॉर्लिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करता, डॉक्टर फिर कोई कोई न्यूट्रिएंट अलग तरह का प्रिस्क्राइब करता है, तो वो लेती हैं, और वो भी बच्चों के लिए होता है तो पहले ले लेती हैं। और ऐसा नहीं कि पुरानी माओ का याद आता है, इंडियन कल्चर में ये है कि आप अपने भी अपने सिचुएशन में भी थोड़े साल बाद जब जाएंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि आपने अपने मदर को वैसे ही सेक्रीफाइसिंग देखा, तो आप भी वैसे ही चलाएंगे। मतलब मेरा क्या छोड़ो, बच्चों का ध्यान रखना है। ठीक है? तो हर बिजनेस अमेरिका में वो चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में क्या सिस्टम है, अपना ध्यान रखो, बच्चे देखा जाएगा, कौन संभालेगा इसका हमको पता ही नहीं है, मेरा लाइफ। तो वहां पे मस्त चलता है। वो सोचा कि चलो इंडिया में भी लॉन्च कर देते हैं, गया इंडिया में, चले ही नहीं। तो सब चीज थोड़ी कोई कॉपी पेस्ट में चलेगा, जरूरत के हिसाब से बदलना पड़ेगा। करेक्ट? तो विद इन जस्ट 4 इयर्स ये पूरा मोनोपोली तो ब्रेक कर दिया, सब कुछ ले आया। मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ विथ आवर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इन अ सोशली कॉग्निजेंट वे। फिर विजन टू बी ट्रस्टेड हेल्थ केयर पार्टनर। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑफर पीपल डिजाइनर आई वियर एट अ revolutionary price. As a mission-based brand, RB needed a way to instill their team of employees with a passion for the mission. RB let their employees know what they value and what the employee should value in who they are. This is important to set up what they do, why they do it as a core foundation of their brand story. RB also contributes in philanthropic work. It inspires the people with its mission. For every pair of glasses customer pay, RB donates a pair of glasses to needy person. In December 2019, RB reported the donation of 9,60,000 pairs of eyeglasses. The company also claims to be 90% carbon neutral. मतलब अपना लैब वैब बना रखा है ना, तो कार्बन न्यूट्रल है, मतलब एनवायरमेंट के ऊपर भी सोचा है। एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम बैलेंस स्कोर कार्ड, एक बार आप इसको पढ़ो, ओके? टारगेट और एक्चुअल को देखो और मुझे बताना गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। यस और नो लिखना है। यस नो आपको सिखाया था, पढ़ के समझना, मैं हेल्प नहीं कर रहा।
हुआ क्या? बोलो, पहला वाला अचीव हुआ क्या? हाँ, नहीं हुआ। 14 का 13 हुआ तो अचीव नहीं हुआ। नेट इनकम, हाँ, नेट इनकम एंगल से अचीव हुआ। नेट इनकम बढ़ा बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घटा, इसका क्या कारण हो सकता है? कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हुआ, ओके। फिर नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम बायर्स बढ़े, अचीव हुआ। फिर कस्टमर रिटेंशन रेशियो गोल अचीव हुआ। कंप्लेन्स कम हुआ तो अचीव हुआ। नंबर ऑफ ग्लासेस डोनेटेड बढ़ा तो अचीव हुआ। इंटरनल प्रोसेस 100 का 110 प्रोसेस री इंजीनियर हुआ ना, ज्यादा री इंजीनियर हो गया इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा, बट उसका बेनिफिट इनकम में आ ही गया। नंबर ऑफ न्यू सर्विसेज मेड अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन अचीव नहीं हुआ। इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड ऑन कस्टमर अकाउंट्स अचीव हुआ। CO2 एमिशंस अचीव हुआ। हुआ ना, एमिशन तो कम होना चाहिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेंड अचीव नहीं हुआ। नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड फॉर सपोर्ट, यूज्ड टू सपोर्ट सोशल प्लान्स, पेड फॉर यूज्ड टू सपोर्ट सोशल प्लान्स। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बेनिफिशियल है कि क्या है। जैसे नंबर ऑफ आवर्स यूज टू सपोर्ट सोशल प्लान्स, ज्यादा आवर्स से सोशल प्लान को अचीव कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कॉस्टली हो गया। इफ कॉस्टली तो अचीव नहीं हुआ, ठीक है। डोनेशन करना था ना सोशल प्लान, तो उसको करने के लिए आवर्स ज्यादा लग गए। नंबर ऑफ ट्रेनी पोजीशन फ्रॉम रूरल एरियाज अचीव नहीं हुआ। नहीं, ग्लासेस डोनेटेड तो अच्छा है ना, फिलैंथ्रोपी बढ़ रहा है। तो कॉस्ट के एंगल से यहां पे नहीं बोला जाता कस्टमर पर्सपेक्टिव में, पर लर्निंग एंड ग्रोथ में ये कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्या है, तो इसको आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लिख सकते हो। तो अरबी सिंगर हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड हेविली इन IT सिक्योरिटी टू प्रिवेंट फ्रॉड। एग्जामिन द परफॉर्मेंस ऑफ द अरबी सिंगर इन 2019। ठीक है, अरबी सिंगर बोल रहा हूं मैं बार बार, साइनर है, ओके। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में बैलेंस स्कोर कार्ड यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है, आपको दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, हर एक पर्सपेक्टिव में क्या, इसी को सेंटेंस में लिख देना है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हमने क्या सोचा था, क्या हुआ, अचीव हुआ गोल कि नहीं हुआ। ऐसे सब के बारे में लिखते चलना है, हर एक अंदर घुस घुस के एक एक के बारे में। जैसे आप देख लो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ROC के बारे में, जिसका एक रीजन हो सकता है ना, इन्वेस्टमेंट हेवी हुआ ऑन IT सिक्योरिटी, जो इसका मिशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो नया चीज क्या था, लिंक विथ IT सिक्योरिटी। नया चीज क्या था, मिशन से कनेक्ट कर दिया आपने। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी हमेशा मिशन से जुड़ा हुआ होता है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव हमेशा आपका मिशन से जुड़ा हुआ होता है, स्ट्रेटेजी से जुड़ा हुआ होता है। और वो इनकम के बारे में भी बोल दिया, $6 मिलियन ज्यादा हुआ। कस्टमर पर्सपेक्टिव में फर्स्ट टाइम बायर्स बढ़े, कंप्लेन रिड्यूस हुआ, डोनेशन एक्सीड हुआ, विच इज गुड फॉर कंपनीज रेपुटेशन, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस में री इंजीनियर्ड एक्सीडेड द टारगेट, विच इज गुड। और उसका इंपैक्ट कहां आया होगा, देखो आपको लिंक से आंसर लिखना है। ये चीज नया ध्यान देना, ये मैंने पहले भी पढ़ा है आपको बैलेंस स्कोर कार्ड में, कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी इज लिंक टू, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इज लिंक टू स्ट्रेटेजी मिशन, ठीक है। फिर जितना फाइनेंस होता है उसको ध्यान में रखते हुए आप इंटरनल बिजनेस सेटअप करते हो, और कस्टमर को क्या क्या चाहिए वो आप मीट कराते हो अगेन इंटरनल बिजनेस के थ्रू। कस्टमर, एक बार लिंक रिकॉल कर लो, सबसे पहले सोचना होता है स्ट्रेटेजी क्या है, वो मिशन बताया कंपनी का,
दूसरा सोचना होता है कि आपका फाइनेंस मिशन से कैसे कनेक्टेड है, कितना फाइनेंस आपके पास अवेलेबल, आप कमा कितना रहे हो जिससे आप अपना मिशन पूरा कर पाओ। दूसरा, कस्टमर को क्या क्या चाहिए। बैलेंस स्कोर कार्ड दो स्टेक होल्डर पे फोकस करता है, शेयर होल्डर और कस्टमर। तो शेयर होल्डर के लिए आपके पास क्या है, उनको क्या चाहिए, उस स्ट्रेटजी से अलाइंड है कि नहीं, और कस्टमर को क्या चाहिए। अब जो कस्टमर को चाहिए वो इंटरनल बिजनेस से लेके आना पड़ेगा, और इंटरनल बिजनेस को करवाने के लिए इंप्लॉय कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, लर्निंग एंड ग्रोथ में जाना पड़ेगा, करेक्ट। और इंटरनल बिजनेस और लर्निंग एंड ग्रोथ का कैपेबिलिटी बढ़ाना, इंप्लॉय का कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए फाइनेंस चाहिए। तो आपका जो फाइनेंस का बात है यहां पर, वो वापस यहां से कनेक्टेड है, और कस्टमर पर्सपेक्टिव यहां से कनेक्टेड, ऑल आर इंटरलिंक्ड, इंडिपेंडेंट नहीं है ये। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी तक लेके जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो फाइनेंस अपने आप सुधरेगा, सेल बढ़ेगा। और कस्टमर सेटिस्फाई करना है तो इंटरनल बिजनेस प्रोसेस सेट करना होगा। कस्टमर को कंप्लेन रिड्यूस करा के देना है तो वो कैसे हुआ होगा, आपने प्रोसेस री इंजीनियर किया तो कंप्लेन रिड्यूस हो गए। ओके, नंबर ऑफ फ्रॉड्स आपके कम हो गए। न्यू सर्विसेज लिमिटेड इंट्रोड्यूस हुए जिसमें आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया, बट CO2 एमिशन आपने कंट्रोल किया। ये इंटरलिंक समझाया मैंने एरो से कि यू शुड राइट विथ लिंक। फाइनेंशियल इज लिंक टू मिशन। In order to satisfy your customer, you need to have internal process. And then in order to execute internal process, you need to have capabilities of your three things बोलते हैं इसमें, याद है क्या, तीन चीज का कैपेबिलिटी, एक एम्प्लॉय का, एक सिस्टम का, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहां पे एम्प्लॉय ट्रेनिंग को लेकर जो जो बात बोला है, number of employees trained to instruct retailers are comparatively lesser than the target. Number of hours used for social plan is higher. देखो क्या लिखा है, it results in additional cost which could have contributed to the fact that Arbi did not quite meet its target ROC. कॉस्ट के एंगल से आंसर दिया ना कि आप सोशल प्लान करने के लिए ज्यादा आवर यूज कर लिए, चैरिटी के लिए अगर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो इंटरनल वो ठीक नहीं है ना। वो अपना रूरल वाला एरिया का टारगेट मीट नहीं कर पाया। अब मीट नहीं कर पाया तो हो सकता है ना वहां से आदमी लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं कई बार ट्रेनिंग लेने में। इन जनरल आरबी साइनर हैड सक्सेसफुल ईयर मीटिंग मेनी ऑफ इट्स टारगेट। जनरल कमेंट भी दे दिया। ओके अच्छा देखिए, क्वेश्चन 3-4 तक हो गया हमारा। 5 इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में आपको कराया था, एक क्वेश्चन किसमें बोल दूं, बिल्डिंग ब्लॉक में, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जब पढ़ाए थे तब कराया था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चैप्टर में। उसमें इंस्टीट्यूट था लर्निंग हॉराइजन करके ऐसा, जिसका पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाए थे और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कंपेयर करवाया था उसको। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था बट प्राइवेट से कंपेयर कराया था, लर्निंग हॉराइजन नॉलेज बेस वाला क्वेश्चन। उससे जुड़ा हुआ कुछ है यहाँ पे, कोचिंग सेंटर को लेके बना दिया। ठीक है, क्लास में ऐसा एक सम करा हुआ है बट उससे जुड़ा हुआ कुछ है, बट कोचिंग सेंटर को लेके बना दिया है। हम लोग जो पढ़े थे उसमें बिल्डिंग ब्लॉक का बहुत सारा कंपैरिजन था, इसमें क्या ना फ्री छोड़ दिया, क्वेश्चन में बोल दिया है बस कि एनालाइज स्पाइसेस परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। तो परफॉर्मेंस अब किस मॉडल से कुछ नहीं बोला, तो जो जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है उसके हिसाब से। तो इसमें 3 मैट्रिक बनाया, एक रेवेन्यू का, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, और तीसरा स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन का। तो ये तीनों मैट्रिक क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो एक रेवेन्यू वाला दिया हुआ है, ग्रॉस फीस जिसको आप बोल सकते हो, टोटल रेवेन्यू में भी ले सकते हो उसको। ओके, और रेवेन्यू में और भी लिंक्ड जो जो निकलेंगे वो सब आपको लेना पड़ेगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिखा रहा है अलग से,
उसका भी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं और एक स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट को भी आप चेक कर सकते हैं। वो क्वेश्चन में दिया हुआ रेटिंग, तो ये जस्ट कैन रीड एंड चेक। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जस्ट ट्रिक ये था कि क्या क्या मेट्रिक पे मैं लिखूंगा आंसर। तो इसमें 3 लिखा हुआ, आपको कोई चौथा लिखना है तो क्लिक करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें 3 में एक और है स्टूडेंट हायरिंग रेट। स्टूडेंट हायरिंग रेट को रेवेन्यू में डाल दिया। एसएचआर रेट देखो आप यहाँ पे, एवरेज एसएचआर। आप चाहो तो एसएचआर को लेके एक अलग हेडिंग भी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि सब 3 हेडिंग में निपटाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइंड नहीं कि कितना हेडिंग होगा। तो आपको 3 के बाद और कोई 2 हेडिंग लगे तो आप वो भी लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन है सब कॉन्ट्रैक्टिंग का, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग चैप्टर का, वही आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं आप उसको। ओके और उसके बाद फिर गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का बात हो रहा है इसमें। गेन शेयरिंग आपको क्वेश्चन 1 में पढ़ाया था मैंने, तो उससे जुड़ा हुआ यहां पर आपको गेन शेयरिंग का भी कुछ बात लिखना है कि उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, ये सब आपको बताया जाएगा। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ओके तो ये भी करा जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर है, जो आप लोग बहुत आराम से निकाल लेते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा रिकमेंडेशन लिखना होता है। याद है क्या? हर कस्टमर में नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर को कैसे प्रॉफिटेबल लेवल पे लाया जाए। और एक नया चीज घुसा दिया इसमें, 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआरएम। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, बट इसके बारे में कहीं कोई नोट्स ही नहीं है। इस आरटीपी का खासियत यही है, ऐसा 2-4 चीज डाल दिया जिसका कहीं इंस्टीट्यूट मैट में कोई जिक्र भी नहीं है। तो 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हम लोग यहां से सीखे पहली बार। वो एक होता है ऑपरेशनल, दूसरा होता है एनालिटिकल और तीसरा होता है कोलैबोरेशनल। देखिए कोलैबोरेटिव, ये 3 नया चीज आ गया, ऑपरेटिव, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव। ऑपरेटिव सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम, कोलैबोरेटिव सीआरएम। ऑपरेटिव सीआरएम मतलब, सीआरएम माने एक सॉफ्टवेयर जो कस्टमर के बारे में सारा रिकॉर्ड रखता है। ऐसा सोचो, एक ऐसा डेटाबेस जो कस्टमर का सारा रिकॉर्ड रखता है, उसके बहुत सारे रिपोर्ट्स निकलते हैं। ऑपरेटिव सीआरएम मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट निकलेगा उसमें, ठीक है, कि कस्टमर्स के कितना सेल हुआ, क्या वो बुकिंग किया, कितना ऑर्डर्स दिया, ये सब डे टू डे रिपोर्ट आएगा। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस जो ऑपरेशनल टीम के पास होता है। फिर एनालिटिकल सीआरएम क्या करता है, ऑपरेशनल वाला से डेटा लेता है और उस पे एनालिसिस करता है कि कौन सा कस्टमर प्रॉफिटेबल है, किससे और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ओके किसके साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, किसको क्या, वो ऑपरेशंस को फिर हेल्प करेगा कि तुम इस कस्टमर सेगमेंट से ऐसे बात करो, ये पॉलिसीज बनाने में हेल्प करेगा। कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या हुआ, फिर एनालिटिकल से जो डेटा निकला उसको लेके आप डिफरेंट फंक्शंस के पास जा सकते हो, जैसे कि डिजाइन टीम के पास जा सकते हो। देखो ऐसा मेरा एनालिटिक्स बोल रहा है, तो डिजाइन टीम से हम लोग बात करते हैं और ये वाला चीज को ऐसे सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज कोलैबोरेटिव सीआरएम। ensures that information about customer must flow throughout the supply chain in all associated department so that ultimate customer satisfaction achieve किया जा सके। Analytical क्या करेगा, analyzes the data created on operational side of CRM. Regular data is operational, regular से ऊपर उठोगे तो एनालिटिकल, रेगुलर का डेटा से अगर कुछ एनालिसिस कर रहे हो, कुछ फाइंडिंग्स ला रहे हो, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी जैसे निकाल रहे हो आप, या फिर कस्टमर बिहेवियर समझने का कोशिश कर रहे हो, तो एनालिटिकल सीआरएम। एंड लास्ट इज कोलैबोरेटिव सीआरएम, विच इज व्हाट इट इज, वेयर बाई एनालिटिकल से जो रिपोर्ट्स निकला उसको आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिस्कस करो कि ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाया जाए। तो कभी सर्विस डिपार्टमेंट से बात करोगे जाके, कभी डिजाइन टीम से बात करोगे, कभी प्रोडक्शन टीम से बात करोगे, कभी डिलीवरी पार्टनर से बात करोगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करोगे। तो एकदम नया चीज था ये, इसके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला इंफॉर्मेशन है ना, जाके सप्लाई चेन मैनेजमेंट चैप्टर में कहीं लिख लीजिएगा, जिसे आप कोई समरी नोट्स बना रहे तो उसमें इंटीग्रेट कर लेना, इसको छूट जाएगा नहीं तो। अच्छा नेक्स्ट आ रहा है, देखिए क्वेश्चन 8, ये जेआईटी का क्वेश्चन है।
इसमें भी फिर एक नया कॉन्सेप्ट डाला जेआईटी का। कॉन्सेप्ट एक तख्त टाइम, TAQT। इसके बारे में भी अपना इंस्टीट्यूट मैट में अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं था। जेआईटी इतना वाइड है कि अगर हम लोग नेट पे पढ़ने जाए जेआईटी के बारे में तो बहुत कुछ है, सब कुछ हम लोग अभी भी नहीं पढ़े। ठीक है, तो बस क्या हो रहा है ना, इंस्टीट्यूट मुझे लग रहा है कि बस वो एक आग लेके रखा है कि बस नया नया क्वेश्चन डालना है। तो नया क्वेश्चन कहीं से भी मिल रहा है तो डाल दे रहे हैं। अब जहां पे मिल रहा है, जिस एग्जाम का मिल रहा है, उसका सिलेबस में सब कुछ होगा, तो वो एनालाइज नहीं कर रहे कि वो सब हमारे कंटेंट में था कि नहीं था, वो बस क्वेश्चन उठा के नया दिखा तो डाल दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है देखिए, ट्रेडिशनल सिस्टम में एक रफ आइडिया लगाइए कि ये सब चीज में टाइम लग रहा है। ये डेटा टाइम का है, मिनट्स में दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना हुआ जोड़िए तो 8 4 12 2 14 और 6 20 200। और यहां पे क्या हो रहा है 3 2 5 1 6 और 4 100। तो जेआईटी सिस्टम आने से बोल रहे कि ट्रेडिशनल टाइम हर चीज का कम होके 100 हो जाएगा, 200 का 100। फर्दर आपको बोल रहा है कंपनी में हम लोग सिंगल पीस फ्लो अप्लाई करेंगे। सिंगल पीस फ्लो आपको जेआईटी में पढ़ाया था मैंने, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कि एक छोटा सा यू शेप का मशीनरी डिजाइन बनाया जाएगा, लेआउट बनाया जाएगा, जिसमें आपका इनपुट से आउटपुट एक ही आदमी हैंडल कर सके। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है PM2W received an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors. Total available time to produce what customer demand is 480 minutes. 480 मिनट्स में 10 ऑर्डर मीट करना है, तो एक ऑर्डर को कितना देर में बनाना है 48, but of which it normal practice that 30 minutes will be spent in shutdown and cleaning. तो टाइम अवेलेबल कितना हुआ 450, प्रोडक्टिव टाइम अवेलेबल कितना हुआ 450। देखिए मैं पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहा, मैं आपको ग्लांस में समझा रहा हूं। आपको एक बार तो रीडिंग देना ही है ना, 100% मेरे साथ नहीं हो रहा है, आप फिर एक बार नजर डाल लीजिए, मेरे से नया चीज देख लीजिए, फिर आप अपने आप रीड कर लीजिएगा। तो 480 यहां पे दिया हुआ है। ओके, 30 मिनट्स खराब होगा, 450 मिनट्स टाइम, और उसमें 10 मोटर बनाना है, तो एक मोटर को कितना देर में बनाना है 45 मिनट, मतलब 45 मिनट में काम निपटाना होगा। ओके, अगर ये टारगेट मीट करना है तो इसी को बोलते हैं साइकिल टाइम, इसी को बोलते हैं तख्त टाइम, TAQT। तो जापानीज लोग ये टारगेट जो कस्टमर का डिमांड आता है और हमारे पास जो समय है उसमें काम करके दिखाना ही दिखाना, इस टारगेट को मीट करने के लिए सारा ऑप्टिमाइजेशन करने लग जाता है। जो काम 200 मिनट में हो रहा था वो अभी एस्टिमेट होके 100 में हो रहा है, बट आपका टारगेट क्या है 45, तो टारगेट प्रोडक्शन मीट होगा, करना है 45 में ऑर्डर मीट करने के लिए, आपके पास जो समय है वो है 100 का। सिंगल पीस फ्लो सिस्टम चल रहा है तो एक बार में एक ही आएगा, समझ गए। तो क्या होगा यहां पे एफिशिएंसी आपकी जो डिजायर्ड है उतनी नहीं है, तो आपको हेजुनका करके कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, हेजुनका करना होगा। हेजुनका मतलब पहले से कुछ बनाते रहना है जिससे कि जरूरत पड़ने पर डिमांड हमेशा फुलफिल किया जा सके। डिमांड एस्टिमेट करके पहले से कुछ बनाते रहना है, या फिर फर्दर ऑप्टिमाइज करो, ये 100 को और कम करो। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन जस्ट इन टाइम, एक्सप्लेन जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम का पूरा मीनिंग समझाओगे। कैलकुलेट द तख्त टाइम, TAKT लिख दिया, कोई QT लिख देता है, एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट और एडवाइज वेदर कंपनी शुड शिफ्ट टू JIT। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे तख्त टाइम का, जो पहले नहीं पढ़ा था। मैं रेकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन को करने के पहले सिंगल पीस फ्लो सिस्टम एक बार आप पढ़ लें। इसका एक वीडियो मैंने अगेन अपने अभी यूट्यूब में डाला हुआ है, आप भी उसको भी देख सकते हैं, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग बोलकर। ठीक है, तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो आप सर्च कर लें और पहले उसको देख लें, सुन ले वापस, जो आपको अभी लेटेस्ट बैच में मैंने पढ़ाया अभी है, तो आप वो लेटेस्ट बैच वाला वो वीडियो को एक बार वापस देख लेंगे और फिर इसको सुनेंगे ना, तो आपको तख्त टाइम और ये
हेजुन का एक नाम बोला ना मैंने, हेजुन का, वो भी समझ में आएगा। तो पहले जस्ट इन टाइम को डिस्क्राइब करना है पूरा, उसका प्रीरेक्विजिट क्या है, प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाना है अगर, तो प्रोक्योरमेंट फैसिलिटी भी रखना पड़ेगा, दोनों इंटीग्रेटेड होता है, इंटीग्रेटेड विथ वेंडर, मल्टीटास्किंग एम्प्लॉय होना चाहिए, जितना छोटा में बताया हुआ है ठीक है। फिर तक टाइम आ गया, देखो तक टाइम यहाँ पे कितना होगा, 45 मिनट, एकदम सिंपल में समझा दिया मैंने, विच इज बेसिकली द टाइम दैट यू विल अलाउ फॉर प्रोडक्शन टू मीट द कस्टमर डिमांड। ओके, और अगर ये टाइम आपका भी एक्चुअल में नहीं है तो हेजुनका कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेरिएशन बिटवीन तक टाइम्स ओवर प्रोडक्शन। ओके, हेजुनका अप्लाई करने का तरीका है जिससे कि आप डिमांड एक साथ, जैसे पहले क्या होता था बैच सिस्टम में बनाते थे, एक प्रोडक्ट का 1000 बनेगा फिर दूसरा प्रोडक्ट का 1000 बनेगा, तो ऐसे करने से तो दूसरा प्रोडक्ट का तो वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या, पहला का 100 बनाए फिर दूसरा का 100 बना ले, फिर तीसरा का 100 बना ले, फिर चौथा का 100 बना ले। आपको 1000 का ही बैच साइज चाहिए ना, तो 10 प्रोडक्ट बनाइए ना 100 करके। अब आप बोलेंगे सबका प्रोसेस अलग अलग है, तो ठीक है सारा कॉमन प्रोसेस को इंटीग्रेट करिए, ऐसा कोई मशीनरी बनाइए जो कटिंग मशीनरी है तो 10 प्रोडक्ट का कटिंग एक साथ ही कर दे बैच में। ऐसा कुछ समझा पा रहा हूं मैं? आप अगर एक साथ 1000 बनाएंगे फिर 1000 बनाएंगे फिर 1000 बनाएंगे तो 4 नंबर प्रोडक्ट का कितना वेटिंग टाइम होगा सोचो, 1000 मिनिमम बैच साइज है। तो क्या बोला है जो उनका, सबको छोटा छोटा क्वांटिटी में बनाओ, पहला का 100 दूसरा का 100 तीसरा का 100 करके पहला 1000 में 10 प्रोडक्ट को ले लो। अब बोलेंगे आप 10 प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत है मेरे को, 100 करके 1000 हो गया तो क्या हुआ, बट 10 का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये स्टडी करना होगा हर प्रोडक्ट में प्रोसेस क्या क्या है। तो कॉमन प्रोसेस को इंटीग्रेट करिए ना, जिससे कि एक प्रोसेस में उसको उसका बैच साइज भी मिल जाए और उसका वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी बन जाए। यही है जो उनका था, इसको ही बोलते हैं शेड्यूलिंग करना प्रॉपर, जिससे कि मशीन भी ऑप्टिमाइज हो पाए और वैरायटीज भी बन पाए, वेटिंग टाइम कम हो जाए, कस्टमर डिमांड कहीं खाली ना जाए। टोयोटा इसको अप्लाई करता है आज भी अलग अलग मॉडल्स बनाने के लिए। तो कॉमन प्रोसेस को इंटीग्रेट करेंगे, उसी को ही बोलते हैं सिंगल पीस फ्लो सिस्टम। तो कस्टमर डिमांड इज 10 यूनिट्स, टू कैलकुलेट द टक टाइम वुड बी 45 मिनट्स। This means that process must be set up to produce 1 unit for every 45 minutes throughout the time available. As order volume increases or decreases, takt time may be adjusted so that production and demand are synchronized. और जैसे जैसे प्रोडक्शन डिमांड या सॉरी प्रोडक्ट का डिमांड आपका बढ़ रहा है घट रहा है, तो तक टाइम अकॉर्डिंगली आप चेंज भी कर पाओ, ये आपके हाथ में होना चाहिए, ऐसा डिजाइनिंग आपको करना है। फिर एडवाइजिंग ऑन शिफ्टिंग टू जेआईटी, क्या ट्रेडिशनल से जेआईटी में जा रहे तो कुछ फायदा दिख रहा है क्या आपको? टाइम तो रिड्यूस हो ही रहा है, आधा हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपका एफिशिएंसी जो हो रहा है वो पहले जितना था उससे डबल हो जा रहा है, तो जाना तो चाहिए। यही एडवाइस है। देखिए यहां पर यही बता रहे हैं कि पहले 200 मिनट में काम होता था और अभी 100 मिनट में काम हो रहा है। अच्छा, आउट ऑफ ऑल दीज एक चीज ध्यान दो, जेआईटी बोलता है जितना टाइम है ना उसमें से वैल्यू एडेड टाइम खाली प्रोसेसिंग टाइम होता है मेरा। ओके, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज जेआईटी में साइकिल एफिशिएंसी। साइकिल एफिशिएंसी आपको क्लास में भी कराया हुआ है, इसका सम एक तो क्लास में होता है। तो प्रोसेस टाइम आपका 60 मिनट का ही है, बट आप ले रहे हो उसके जगह ये सब काम करते हुए जा रहे हो तो 200 मिनट, तो 60 मिनट का काम हो रहा है 200 मिनट में, तो साइकिल एफिशिएंसी कितनी है? 30%। और अभी क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग टाइम हो गया 40 और काम कर रहे हो पूरा 100 मिनट में, तो एफिशिएंसी बढ़ गई ना, तो जेआईटी तो एडवाइजेबल है ही। एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ इसलिए जेआईटी एडवाइजेबल है। देखिए शॉर्ट में दिखा दे रहा हूं, प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 40%, देयरफॉर इट इज एडवांटेजियस टू शिफ्ट टू जेआईटी। मतलब बस क्लासिफाई करना है कि इसमें ये 3 नॉन वैल्यू एडिंग है और ये प्रोसेसिंग टाइम वैल्यू एडिंग है। देखो ये वीडियो को अगर आप ठीक से एक बार देख लो तो उसके बाद पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी इफेक्टिव समझ में आएगा। ओके,
क्वेश्चन 9 में नहीं करा रहा क्योंकि ये थ्योरी ऑफ कांस्टेंट चैप्टर में हम लोग अब सेम सम कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सेम सम कर चुके हैं। ये डीजेबी बुक में भी डाला हुआ है, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हम लोग ये कर चुके हैं। अच्छा देखिए, ये मेरा जो शीट मैंने लिया ना, इसमें आपका हर जगह ये आईसीआई मैट लिखा हुआ आ गया, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, ये आईसीआई मैट में नहीं है, ये प्रिंटिंग एरर हो गया। ये मेरा शीट वर्किंग शीट है जो हम लोग डीजेबी बुक में बाद में डाल देंगे। अभी आपका डीजेबी बुक में तो नहीं डाला, बट बाद में डीजेबी बुक में डाल देंगे। तो इसलिए ये Z प्लस वाला आईसीआई मैट में है, 9 नंबर है, 10 नंबर है आईसीआई मैट में, और बाकी कोई भी सेम क्वेश्चन आईसीआई मैट में नहीं है। तो ये आईसीआई मैट आप काट दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाए, आपको लगेगा कि आरटीपी का क्वेश्चन क्या आईसीआई मैट में भी था। तो एक बार फिर से बोल दूं, एक बार गो थ्रू करो मेरे साथ, आ जाओ आरटीपी को। ये आईसीआई मैट में रखा जा सकता है क्योंकि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट चियांग इंटरनेशनल से रिलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल था आईसीआई मैट में, चियांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेट कर सकते हो, तो इसको आईसीआई मैट में रखा जा सकता है। दूसरा, ये फ्रेश बाजार वाला आईसीआई मैट में नहीं था, एकदम नया कॉन्सेप्ट आया आपके सामने, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 गोल्ड स्टार वाला एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 गोल्ड स्टार वाला एक नया क्वेश्चन है 5S को लेकर, ये भी आईसीआई मैट में नहीं था। क्वेश्चन 4 वाला भी एक नया क्वेश्चन है बैलेंस स्कोर कार्ड को लेकर, बट इस तरह का गोल एनालिसिस हमने पहले किया है, और भी डिटेल्ड वाला किया। हम लोग जो किए थे उसमें तो सॉर्टिंग भी नहीं किया हुआ था किस पर्सपेक्टिव में किया जाएगा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था एक तरह से। और फिर आपका क्वेश्चन 5 मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि ये एकदम सिंपल है। हम लोग जो किए थे क्लास में, ये भी आईसीआई मैट में नहीं है, बट आईसीआई मैट में जो क्वेश्चन था वो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से जुड़ा हुआ था, लर्निंग होराइजन और नॉलेज बेस वाला एक क्वेश्चन था, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हमने पूरा इनकम स्टेटमेंट उनका बना के उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस किया था। यहां पर कुछ डिटेलमेंट नहीं है, यहां पर 3 पैरामीटर में परफॉर्मेंस एनालाइज किया हुआ है, एक रेवेन्यू, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेट SSR। स्टूडेंट हायरिंग रेट को लेके आप चौथा भी लिख सकते हो, बट इन्होंने स्टूडेंट हायरिंग रेट को रेवेन्यू में इन्वॉल्व कर लिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड को भी रेवेन्यू से लिंक कर लिया, रेवेन्यू और प्रॉफिट से लिंक कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड आप प्रॉफिट से लिंक कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ये 3 में ही रहना है, आप चौथा पांचवा भी बना सकते हो, बट इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस करना था, कोई मॉडल नहीं था, तो जस्ट आपको बताना था कि ये सब जो यहाँ पे हो रहा है ये कैसा हो रहा है। तो गोल आप देख सकते हो ना, लास्ट ईयर स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेट 9.5 था, अभी 8 है, तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। रेवेन्यू लास्ट ईयर 117 से बढ़ा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका घटा है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है, जो जो रीजंस आपको मिला वो आपको अपने आंसर में पुट अप करना है। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेट घट रहा है तो ये फ्यूचर के लिए डेट्रीमेंटल है, ओके। Moreover, decision or to defer the remedial program is likely to have a detrimental impact on the future performance. Next, क्वेश्चन 6 ये आईसीआई मैट का नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं कराया, बट मैं इसका वीडियोस यूट्यूब में डालने वाला हूं। जो 1-2 क्वेश्चन मैंने अभी आपके साथ नहीं किया, उसका वीडियोस वेरी रिसेंटली यूट्यूब में आएगा, तो आप प्लस अपना एसजीसी चैनल को फॉलो करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया नहीं, जस्ट उसका नया चीज बता दिया, सीआरएम, और फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, सीपीए। ये भी आईसीआई मैट में नहीं है, आईसीआई मैट टाइपो है, यहाँ पर सब में लिख दिया गया वो, ओके। और नेक्स्ट 8 नंबर जेआईटी वाला तख्त टाइम वाला तो आईसीआई मैट में है ही नहीं, ओके। तो फिर भी तख्त टाइम सीख लिया तो हो गया। इसमें रेफरेंस लिख के रखिएगा, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो आपको देख लेना है। और फिर 9 नंबर में जेड्स प्लस वाला सम क्लास में किया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नहीं था, ये थ्योरी ऑफ कांस्टेंट चैप्टर में किया हुआ है, ये आईसीआई मैट में है 9 नंबर, और 10 नंबर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है,
ओके, ये सेम सम मैंने क्लास में कराया अभी आपको. सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन. ओके, so with this I have completed your entire DJB also with RTP का भी तड़का. So just expected क्या है, मेरा कहना खाली ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि अब नेक्स्ट सीधा सेल्फ स्टडी का पीरियड आएगा तभी हम कॉस्ट पढ़ेंगे. एक बार आपको क्या तो क्लास का पूरा मैथ सॉल्व करके रख देना है, जितना हो सके उतना करो, हर चैप्टर को ब्रश अप करके रख देना है, और या फिर एक बार डीजेबी बुक सॉल्व करके रख देना है. कुछ ऐसा करना है जिससे कि सेल्फ स्टडी के समय प्रेशर कम पड़े, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी रहेंगे उस समय, तो सब्जेक्ट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा जितना इंपॉर्टेंस आपने अभी क्लास करते वक्त इस सब्जेक्ट को दिया. ठीक है, तो स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप सेल्फ स्टडी के समय क्या करने वाले हो मैं आपको बता दे रहा हूं. आप सर का नोट्स को अच्छे से पहले गो थ्रू करोगे. जो कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस मैथ में सम्स कराया गया उस सब को सॉल्व नहीं करना है. उन सब में आपने मार्किंग किया हुआ है कि कहां पे क्या ट्रिक है, वो ट्रिक को खाली कैचअप करना है. कि ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो, कुछ याद आता है कि ऐसा क्वेश्चन में क्या क्या था, ट्रिक क्या था, वो ट्रिक को खाली देखो, ट्रिक एरिया, क्वेश्चन एंड इट्स ट्रिक, क्वेश्चन एंड इट्स ट्रिक, क्वेश्चन एंड इट्स ट्रिक. और सर का नोट्स जितना उसको याद कर लो. नोट्स याद होगा तभी काम होगा. जो बुक में भी नोट्स था या जो कॉपी में लिखा हुआ था, स्टेप्स बता दे रहा हूं. कॉपी में लिखा हुआ नोट्स, बुक में लिखा हुआ नोट्स, इसको अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे. और फिर सर का मैथ, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस वाला मैथ जो मिला, उस कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस मैथ का खाली क्वेश्चन और ट्रिक, क्वेश्चन और ट्रिक, व्हाट्स न्यू, क्वेश्चन और व्हाट्स न्यू, क्वेश्चन और व्हाट्स न्यू, सॉल्व नहीं करना, बहुत समय चला जाएगा. फिर सबका जब रिव्यू हो गया सारा ट्रिक, ट्रिक कोशिश करके मेमोराइज करो. देखना कि क्वेश्चन देखते हो ट्रिक याद आता है क्या, ये क्वेश्चन इसमें तो ये ट्रिक था, ये क्वेश्चन इसमें तो ये ट्रिक था. क्वेश्चन का ट्रिक याद आना चाहिए. और फिर क्या करोगे, डीजेबी बुक को पूरा सॉल्व करोगे. अब सॉल्व करने के लिए बुक में सॉल्व कर रहे थे, मान लीजिए बुक तो मेरे साथ आप सॉल्व करते करते गंदा कर दिए, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बुक तो आज तक का अपडेटेड था ना, आपका जब भी एग्जाम होगा उसके टर्म के लिए बुक वापस रिलीज होगा तो और अपडेटेड बुक होगा. अभी आपका एग्जाम अगर मान लीजिए रिसेंट में है तो ये अपडेटेड बुक है, बट अगर एग्जाम 2 साल बाद है तो आपको अपडेटेड बुक एक ले लेना है, एसजेसी से कहीं अवेल हो जाएगा. ओके, तो अपडेटेड बुक पूरा नीट एंड क्लीन रहेगा. ओके, फिर डीजेबी पे सारा बुद्धि लगाओगे, उसको 3 बार देख के जाना है, 3 टाइम्स, कैसे भी 3 टाइम्स होना चाहिए. तो फर्स्ट टाइम पूरा सॉल्व करोगे, वापस बुक में सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. थ्योरी जब आ रहा है तो थ्योरी को पढ़ के उसका पॉइंट्स पहले अपने से सोचो, फिर मिलाओ कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना % मैच हो रहा है वो देखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्योरी पढ़े जा रहे हैं. अपना माइंड को यूज करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो माइंड को यूज करके आंसर निकालोगे, फिर थ्योरी भी पढ़ोगे तो अपना माइंड से पॉइंट्स निकालोगे, फिर उसको सजाना कैसे एक बार खाली वो नोट्स में देख लोगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आया क्या जो आपने नहीं सोचा था. तो फर्स्ट टाइम डीजेबी वैसे सॉल्व होगा. सेकेंड टाइम डीजेबी सिर्फ गो थ्रू होगा, वापस क्वेश्चन पढ़ा, हाँ याद आ गया कि ये इसमें ट्रिक था, जैसे मैंने अपना क्लास मटेरियल के लिए बोला ना, खाली ट्रिक खोजना है. तो सेकेंड टाइम जब डीजेबी पढ़ोगे तो वापस ट्रिक खोजोगे, अच्छा ये क्वेश्चन इसमें ये नया बात था, ये क्वेश्चन इसमें ये नया बात था, ये क्वेश्चन इसमें ये नया बात था, ये पॉइंट्स मैंने लिखा था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी था. ठीक, थर्ड टाइम वापस ट्रिक को रिवाइज करोगे, जितना ट्रिक है उसको रिवाइज करोगे. ये थर्ड टाइम शायद आपका एग्जाम डे के पहले ही हो रहा होगा, शायद. थर्ड टाइम रिवीजन कब होगा, डे बिफोर एग्जाम. सेकेंड टाइम रिवीजन कब होगा, अ मंथ बिफोर एग्जाम. और फर्स्ट टाइम पूरा डीजेबी सॉल्व कब होगा, ड्यूरिंग योर 4 मंथ 6 मंथ स्टडी पीरियड. 3 लेवल हो गया ना. एक बार मेरे साथ डीजेबी हो चुका आपका, सेकेंड टाइम डीजेबी कब करोगे, एक नया बुक ले लोगे, अपडेटेड बुक. ओके, वो अवेलेबल रहेगा एट नॉमिनल प्राइस, जो भी रहेगा एसजेसी वेबसाइट से ले लेना.
उस समय जब एग्जाम दे रहे होंगे उसके ठीक पहले उसका वर्जन जो आएगा वही। सेल्फ स्टडी पीरियड में एक बार पूरा डीजेबी खुद से सॉल्व करना है, कैसे जैसे सर सॉल्व करा रहे थे। सेकंड, उसमें जो ट्रिक्स था वो सब मार्किंग हो जाना चाहिए। सेकंड टाइम अ मंथ बिफोर डीजेबी बुक पूरा पलटोगे और देखोगे कि मेरे को सारा ट्रिक्स याद है कि नहीं, किस क्वेश्चन का क्या नया चीज था और हम क्या सोच पाए थे। थर्ड टाइम सारा ट्रिक्स को वापस गो थ्रू करोगे। डे बिफोर एग्जाम जितना वो पहले भी पढ़ाया था वो सारा को भी गो थ्रू करना जरूरी है। सेल्फ स्टडी में वापस क्या करना है, सर का नोट्स को खाली क्या करना है, जल्दी बोल दो एक बार, रिव्यू करना है, नोट्स लर्न करना है, सम्स को खाली ट्रिक एरिया देखना है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस 1-2 का, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस 1-2 का ट्रिक एरिया देखना है, सर का नोट्स याद करना है, बुक का नोट्स मॉडल्स वॉडल्स जो है वो सबको याद करना है। उसको करके आओगे फिर डीजेबी में घुसोगे तो सारा डीजेबी को सॉल्व करना है, डीजेबी लेटेस्ट बुक लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व हो जाने के बाद डीजेबी में सॉल्व करते वक्त आपको पता चलेगा क्या आप कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए, क्या एक्स्ट्रा आया, उसका राइटिंग पैटर्न वगैरह सब सेट करके फिर डीजेबी को छोड़ोगे। अब मंथ बिफोर डीजेबी वापस उठाओगे और सारा क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के देखोगे इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक क्या था, क्या मेरे से छूटा था, क्या मेरे से नहीं हुआ था, क्या मैं कर पाया था, उसको रिव्यू करोगे। और फिर वापस डे बिफोर जब आ जाएगा तो डीजेबी बुक का सारा वापस हर एक क्वेश्चन को पलटते पलटते हुए सारा पेज फ्लिप करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और जो क्लास का नोट्स था उसी को बहुत अच्छे से, जो याद करने बोला था उसको और अच्छे से याद करके जाओगे। सारा नोट्स याद होगा, मॉडल याद होगा और फिर डीजेबी का सारा क्वेश्चन का ट्रिक्स याद होगा। हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पढ़ा हुआ ही लगेगा, आपको लगेगा अच्छा ये वाला पार्ट यहां पे पढ़ा था, पार्ट भी यहां पढ़ा था, मिक्स होके भी आएगा तो भी डर नहीं लगेगा। एंड रेस्ट इज ऑल, द 3 hours इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड, कि उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, हेल्थ कैसा है, वो सब चीज को मैनेज करोगे तो मार्क्स अच्छा ही आएगा। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय दिस एवरीथिंग इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड and I will just say keep yourself updated with all videos that we keep uploading on our YouTube channel और Facebook page। जैसे ही SCM का कुछ भी आए keep yourself updated और get in touch with the Telegram group also। उसमें मैं जनरली बोल देता हूँ अपनी टीम को कि जो भी रेलिवेंट वीडियो हो वो उनके टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया जाए। तो जस्ट अपडेटेड रहिएगा पूरा चारों तरफ से, कुछ भी नया आ रहा होगा तो खबर मिल जाएगा। और बस यही ध्यान रखिएगा कि जस्ट नेक्स्ट अब आपको स्टेप यही लेना है कि जिस लास्ट 6 months में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, डीजेबी बुक एक नया अवेल करके वो अपडेटेड होगा, उसको अवेल करके पढ़ाई चालू कर लेना है। आईसीआई मैट तो सब ले लिया ना। डीजेबी बुक का खासियत क्या है कि आईसीआई मैट, आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर ऑल आर अप टू डेट। तो आपको 10 रिसोर्स पे डिपेंड नहीं होना और ऊपर से जो कॉमन क्वेश्चंस है वो सब भी हटा दिए गए, तो सारे यूनिक क्वेश्चंस है। आज अभी जो डीजेबी आपने किया उसमें 161, 4, 165 और ये 10, 175 क्वेश्चंस का बुक है ये आरटीपी लेकर, ये May 20 का आज तक 175 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 175 में भी 2 क्वेश्चन एकदम सेम में निकल गया 9, 10, तो 173 मान लीजिए। तो 173 क्वेश्चंस आज तक आपने सॉल्व किया है। अब जब तक आप एग्जाम देने लगेंगे तो हो सकता है 10-20 और ऐड हो जाए, आई डोंट नो, हो सकता है इतना ही रह जाए, आई डोंट नो, कम तो नहीं होगा कोई तरह से, बढ़े नहीं, हम बस यही कल्पना करेंगे नया नया क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ना आ जाए। ओके, तो यही अप्रोच है आपको आगे का तैयारी करने का। फाइन, चलिए, थैंक यू।